हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण जो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण आज से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला है यहाँ पर सतत विकास रिपोर्ट, ठीक है ना। सतत विकास रिपोर्ट का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो 2015 में ऐसा हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं उन्होंने सतत विकास हेतु 2030 का एजेंडा रखा, यानी कि एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम लोग जितने भी 17 गोल्स हैं एसडीजी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उन्हें 2030 तक इस एजेंडा के तहत प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, इसमें फिर 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना था। सतत विकास रिपोर्ट इन्हीं लक्ष्यों के उप लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में जो भी प्रगति रही है उसका प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है। यानी कि आपने कोई टारगेट बनाया कि हमें ये फलनवा एग्जाम के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कुछ पॉलिटी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये देखता है कि हर साल आप 2030 की अगर तैयारी रखे हुए हैं तो हर साल आपने कितना कंप्लीट किया या कितना उस डायरेक्शन में आगे बढ़े, यही बात बताता है। तो 17 एसडीजी गोल्स और 169 उप गोल्स यानी कि सब गोल्स जो हैं उनकी दिशा में आप कितना बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 24 जून 2025 को, तो मैं बता रहा था कि 24 जून 2025 को SDSN यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। तो पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि भाई किस संस्था के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है जारी की जाती है, तो आप बताओगे UNSDSN यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। इस रिपोर्ट का चौथा संस्करण है, तो 10वां संस्करण है, यानी कि 2015 से जारी हो रही है, ठीक है। ऊपर आपने देखा भी है कि यहाँ पर 2015 में ही ये सारी चीज़ें आई थी यहाँ पर। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि शीर्षक क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी, ये इस रिपोर्ट का शीर्षक है। क्या है? फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी इसका शीर्षक है। कि कहीं ना कहीं आपको दिमाग में ये रखना है कि हम लोग जो भी सतत विकास है उसको फाइनेंस कर रहे हैं 2030 तक और मिड सेंचुरी तक ले जा रहे हैं, ठीक। कुल 167 देशों को रैंक प्रदान की गई है। सबसे खराब वाला स्कोर कितना है? 0। सबसे अच्छा स्कोर कितना है? 100। उन्हीं के बीच में ये वेरी करता है। जैसे फिनलैंड पहले नंबर पर है, स्वीडन दूसरे पर, डेनमार्क तीसरे पर, फिर जर्मनी और फ्रांस आते हैं चौथे पांचवें पर, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, जो फिनलैंड है वो आपका कहाँ है? तो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, सबसे ऊपर पड़ती है। सबसे ऊपर का मतलब ये हुआ कि रशिया के बगल में जब आप देखोगे तो वहाँ पर नॉर्थ सी है, ठीक है, वहीं पर ये आसपास में पड़ेगी, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क, ठीक है। इस प्रकार कुछ जो है यहाँ पर नॉर्वे है, तो ये याद रखना है कि नॉर्वे इसमें नहीं है, ठीक ना। कौन है? फिनलैंड है और स्वीडन है, और नीचे कौन है? तो डेनमार्क है यहाँ पर, ठीक है। और डेनमार्क से ही सटा हुआ लगभग यहाँ पर जर्मनी है। तो ये 4-5 कंट्रीज आसपास की हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि फिनलैंड है पहले नंबर पर, स्वीडन है, फिर डेनमार्क है, फिर जर्मनी सबसे ज़्यादा रैंक पाने वाले। भारत को क्या मिला है? 99वां स्थान मिला है और समग्र स्कोर कितना है? 67। तो 167 कंट्रीज़ हैं, भारत का 99 है, यानी कि 99/167, और स्कोर कितना है? 67। आसान है। पिछले वर्ष से क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुई है क्या? तो हाँ, इंप्रूवमेंट हुई है, लगभग 10 स्थानों की इंप्रूवमेंट यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो अब अगली न्यूज़ पर चलते हैं। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, ठीक है ना, यानी कि कहीं ना कॉम्पिटिटिव रैंकिंग की बात करता है, IMD के द्वारा जारी किया गया है। IMD का फुल फॉर्म देख लेंगे। IMD का फुल फॉर्म है यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये है, कब से जारी हो रही है? तो 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक ईयर बुक है, यानी कि वार्षिक पुस्तक है, ठीक है। क्या देता है ये? स्मरणीय तथ्य ये है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंक WCR का 36वां संस्करण जारी किया गया है। कब से जारी किया जा रहा है? 89 से जारी किया जा रहा है, ठीक है। तो 89 से अगर हर वर्ष जोड़ेंगे तो 36 साल हो जाएगा इस बार। ये आपकी किस संस्था के द्वारा? तो IMD के द्वारा जारी होती है, जो कि स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा संकलित किया जाता है। तो एक WCC केंद्र है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर, उसी के द्वारा ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसमें 69 अर्थव्यवस्थाओं को, 69 इकोनॉमीज़ को सर्वेक्षण किया गया और उन्हें यहाँ पर रखा गया। तो शीर्ष 3 देश में कौन आता है? तो स्विट्जरलैंड आता है, सिंगापुर और हांगकांग आता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्विट्जरलैंड आता है, सबसे खूबसूरत देश, फिर सिंगापुर आता है और फिर आता है हांगकांग। तो ये 3 देश जो है WCR में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव
नेस रैंकिंग में सबसे टॉप के 3 हैं। अंतिम 3 में कौन आता है? सबसे खराब है वेनेजुएला, वो रिसेशन से भी गुजर रहा था, वहाँ पर जो है बहुत मंदी आई हुई थी। फिर है नामीबिया और फिर है नाइजीरिया। ये सबसे नीचे के 3 हैं। भारत क्या किया है? तो 41वां स्थान प्राप्त किया है 69 देशों में, तो रैंक तो काफ़ी खराब है। ठीक है, स्कोर जो है 64.2 रखा है। ठीक है, तो भारत का रैंक जो है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी 41th रैंक यहाँ पर भारत को मिली है। किस में मिली है? तो आईएमडी के द्वारा जारी जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग होती है उसमें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बहुत लोड लेके इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला आता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, अर्थात इसको बोला जाएगा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। क्या करता है कि जो भी देश है उनकी ऊर्जा प्रणालियों के प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण हेतु उनकी तत्परता के आधार पर मूल्यांकन करता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के तहत विश्व के 118 देशों को देखा गया है। 3 आधार पर देखा जाता है, यानी कि टोटल 3 डायमेंशन के आधार पर इनके प्रदर्शन को देखा जाता है। पहला है इक्विटी, कितनी समानता के साथ आप स्वच्छ ऊर्जा सतत आर्थिक विकास तक वहनीय पहुंच देते हैं। पहली चीज कि सबको दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो ऊर्जा की पहुंच, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई या अन्य तरह की ऊर्जाएं हो गई। दूसरा है कि जो ऊर्जा आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो पर्यावरण स्थिरता कितनी है उस कंट्री में जहां पर बहुत अधिक ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि पर्यावरण को क्षति पहुंचा करके इतनी ऊर्जा प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी चीज कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के क्या कहता है वो कंट्री। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा की प्रणालियां वहां पर कैसी हैं। तो स्मरणीय तथ्य क्या है कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये आपका जारी किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट यही आ गया कि अगर आपसे पूछेगा कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो WEF के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और इस सूचकांक का जो शीर्षक है या रिपोर्ट है वो किस नाम से आई थी, तो फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन। तो एनर्जी ट्रांजिशन की रिपोर्ट है तो उसी नाम से आई है कि फॉस्टरिंग, यानी कि मजबूत करेंगे, जो भी एनर्जी ट्रांजिशन है उसको इफेक्टिवली मजबूत करेंगे। ठीक है, चौथा संस्करण है तो 15वां संस्करण है, तो ये भी याद रखिएगा कि जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसका 15वां संस्करण है। टॉप पर कौन है, तो स्वीडन प्रथम है और कॉन्गो यानी कि DRC जो है वो 118वें नंबर पर है। कुल 118 कंट्रीज का इसमें हुआ, जिसमें स्वीडन फर्स्ट आया। तो याद रखिएगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही अक्सर फर्स्ट होती हैं, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया या फिर इस तरह की कोई भी कंट्रीज हो गई, तो या तो नॉर्डिक रहेंगी या तो स्कैंडिनेवियन। नॉर्डिक में 1-2 कंट्रीज आइसलैंड, ग्रीनलैंड इत्यादि और शामिल हो जाती हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या रैंकिंग रही। तो स्वीडन फर्स्ट नंबर पर है, फिनलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे। तो आप देख रहे हो कि लगातार स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ही पहले, दूसरे, तीसरे पर है। स्वीडन फर्स्ट है, डेनमार्क दूसरा है और फिनलैंड दूसरा और डेनमार्क तीसरा है। ठीक है, इसके पहले वाली जो हम लोग देख रहे थे इंडेक्स, अगर इस इंडेक्स की बात करोगे, SDG वाली जो इंडेक्स थी जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, वहाँ पर फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क था। ठीक है, यहाँ पर स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क है, वहाँ पर फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क था। ठीक है, चलिए फिर आता है नॉर्वे की यहाँ पर प्रेजेंस है, और फिर आता है स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 71वां रैंक है 118 कंट्रीज में। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है इसमें। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो WEF के द्वारा जारी किया जाता है। 15th सेशन या संस्करण था इसका। आता है ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक। क्या दिखाता है ये, तो वहाँ पर कैसे रहोगे, लिवेबिलिटी। ठीक ना, कितना रहने योग्य शहर है, कितना महंगा है, कितना सस्ता है, कितना साफ है, कितना सुथरा है। ठीक ना, किस तरह की दशाएं हैं वहाँ पर रहने के लिए, यही दिखाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। इस सूचकांक में 173 देशों को नामित किया गया है। ठीक, और 5 श्रेणियों में 30 आधार हैं, इसमें संकेतक हैं। क्या क्या संकेतक हैं, तो पहला है स्टेबिलिटी, दूसरा है स्वास्थ्य देखभाल, तीसरा है संस्कृति और पर्यावरण, चौथा है शिक्षा, पांचवां है बुनियादी ढांचा। यानी कि वहाँ पर स्थिरता कैसी है, किस चीज़ की स्थिरता, तो जीवन की स्थिरता। अब कोई अगर सूडान में रह रहा होगा, कोई यूक्रेन में रह रहा होगा, तो क्या स्थिरता है, खुद से पूछ के देखिए, नहीं है। कि अगले दिन आप जिंदा रहोगे या खाना मिलेगा, ये आपको स्थिरता नहीं है। अगर रिसेशन वाली कंट्रीज में रहते हो, जैसे नामीबिया में रह रहे हो, ठीक है, या फिर आप जा करके वेनेजुएला में रह रहे हो, तो जब वहाँ पर रिसेशन है, मंदी है, तो आपको क्या कमाई होगी, खाना मिलेगा, ठीक है, या भूखमरी कितनी है,
कोई स्थिरता नहीं है। दूसरी चीज़ है कि जब स्थिरता नहीं है, इसका मतलब स्वास्थ्य का देखभाल करने के लिए लोग भी उतने नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य देखभाल उतना बेहतर नहीं रहेगा। तो दूसरी चीज़ ये देखता है ये। तीसरा देखता है कि संस्कृति और पर्यावरण को बचा पा रहे हो नहीं बचा पा रहे हो। तो यूक्रेन का एग्जाम्पल लेंगे तो हमें देख रहे हैं कि पर्यावरण की तो जैसी तैसी हो चुकी है, ठीक ना, ऐसी तैसी। और इसके पहले संस्कृति भी वहाँ की पूरी तरह से नेस्तनाबूद की जाने की कोशिश है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, कल्चरल प्रॉब्लम्स वहाँ पर हैं। तो तीसरी चीज़ ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ये देखता है। चौथा देखता है शिक्षा, शिक्षा का गुणवत्ता क्या है, शिक्षा कैसी दी जा रही है, ये सारी चीज़ देखता है। और पांचवा है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो यूक्रेन की कोई फोटो निकाल के देखिए, डालिए आपकी मतलब वॉर से ग्रस्त यूक्रेन, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका क्या हाल हो रखा है, ठीक है। तो फिर से रिवाइज करता हूँ कि 5 श्रेणी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले ये क्या देखता है, सबसे पहली चीज़ जो ये देखता है वो देखता है कि स्थिरता कैसी है। फिर दूसरी चीज़ देखता है कि स्वास्थ्य देखभाल कैसा है। तीसरी चीज़ देखता है कि यहाँ पर आपकी संस्कृति और पर्यावरण कैसा है। चौथी चीज़ जो देखता है वो देखता है कि शिक्षा कैसी है। और पांचवा देखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो डेनमार्क यानी कि कोपेनहेगन जो डेनमार्क की राजधानी है उसको शीर्ष स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। 5 श्रेणियों में से 3 यानी कि स्थिरता, शिक्षा और बुनियादी ढांचा में 100 में से 100 का सर्वोत्तम स्कोर प्राप्त करता है कोपेनहेगन। यानी कि सबसे अच्छा रहने की स्थान कौन सा है विश्व में, कोपेनहेगन। वहाँ पर लोग नहीं है, वहाँ पर सतयुग चल रहा है यार, ठीक है। वहाँ कलयुग कलयुग नहीं आया है, सतयुग चल रहा है, सबके सब जिम्मेदार लोग हैं, ठीक है। और सबसे खराब कौन है, सीरिया का दमिश्क, ठीक है, ये सबसे खराब हो रहने के लिए। विश्व का सबसे आरामदायक शहर जो है वो, तो सबसे खराब शहर यानी कि विश्व का सबसे कम आरामदायक लिखा हुआ है, खराब बोल दो ना उसको सीधे। तो लीस्ट कंफर्टेबल सिटी कौन सा है, तो ये आपका सीरिया, ठीक है। कोपेनहेगन सबसे पहला है जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। वियना आता है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ये दूसरे नंबर पर। ज्यूरिख आता है स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, कैपिटल नहीं है लेकिन ज्यूरिख एक शहर है स्विट्जरलैंड का। ये तीनों सबसे बढ़िया है। फिर आता है मेलबर्न, जेनेवा स्विट्जरलैंड का दोबारा एक शहर आता है, ठीक है। भारत का कोई शहर वहर तो इसमें दिया नहीं है, तो भारत के शहर के पीछे पड़ेंगे नहीं। चलिए आते हैं। विश्व लैंगिक अंतराल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जेंडर गैप किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद कर लो, ये WEF के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। WEF के द्वारा जारी किया जाता है। 2006 में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पहली बार जारी किया गया था। इसका क्या उद्देश्य था, तो उद्देश्य था कि लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में जो भी प्रगति हो रही है उसको हम लोग मापेंगे, यानी कि कितनी जेंडर इक्वलिटी हो रही है कंट्रीज में उसको हम लोग देखेंगे या वैश्विक रूप से। उच्चतम स्कोर 100 देते हैं, लैंगिक समानता जहां पर अधिकतम होगी उसको 100 दे देंगे और निम्नतम 0 दे देते हैं। तो कहता है विश्व आर्थिक मंच ने अभी 11 जून को इस रिपोर्ट को जो है लैंगिक अंतराल वाले यानी कि जेंडर गैप वाले रिपोर्ट को फिर से जारी किया है। इसका 19वां संस्करण जारी हो रहा है। क्यों 19वां है, तो 2006 में जारी किया गया, जोड़ के देख लीजिए 19वां ही आएगा। 148 अर्थव्यवस्थाओं को लैंगिक समानता के उसमें नापा गया है, मापा गया है। आइसलैंड पहले नंबर पर है, फिनलैंड है और नॉर्वे है। मैंने कहा था कि अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नहीं होंगी तो नॉर्डिक कंट्रीज होंगी, मतलब आइसलैंड इत्यादि को मिला लेंगे एक दो द्वीपीय कंट्रीज को तो वो नॉर्डिक बन जाता है। तो वहाँ पर आइसलैंड है, फिनलैंड है और नॉर्वे है, ये टॉप 3 है। फिर यूके है और न्यूजीलैंड है, ये टॉप 5 लैंगिक अंतराल सूचकांक में सबसे ऊपर है। यानी कि आइसलैंड में लड़के लड़की में कोई भेद नहीं है, मतलब जो सुविधाएं लड़कों को मिलती हैं वही सुविधाएं लड़कियों को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि शादी कर रहे हो तो तुम्हें फिर दहेज चाहिए। हाँ, दहेज लेना, देखिए कहीं कहीं डॉवरी जो है करेक्ट होता है, कभी उस पर डिबेट भी करेंगे हम कि कहीं कहीं चीज़ें करेक्ट भी हैं, ठीक है। लेकिन वो हमेशा अगर प्रेशराइज डॉवरी ली जा रही है कि भाई मेरा लड़का जो है जेई बन गया, मेरा लड़का जो है एई बन गया, मेरा लड़का है जो है अधिकारी बन गया, तो उसको खुद शर्म आनी चाहिए डॉवरी लेने से पहले, सीरियसली बता रहा हूँ, ठीक है। अब इससे बहुत लोग मत अपना रखेंगे, बहुत लोग का मतभेद होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इफ़ यू आर केपेबल, ठीक है, तो आप उतना ही दहेज लो जितने में शादी संपन्न पूर्वक हो जाए। अपने घर में पैसा रखने के लिए दहेज नहीं लेना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि 50 लाख रुपए ले रहे हो और 50 लाख रुपए का खर्चा है वहां पर कि 10-15 लाख रुपए का सोना दे रहे हो और उस हिसाब से खर्चा हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है, आप 50 लो, ठीक है। लेकिन अगर 50 में से 10 का खर्चा करके 40 रखने की प्लान है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए इतनी अच्छी नौकरी के बाद, ठीक है। मतलब मेरा सोच ये है, बाकी अपना अपना सबका यार, मैं इस पर कोई हेट कमेंट्स नहीं चाहता हूँ। विश्व मतलब जरूरी नहीं ना मेरे हिसाब से गवर्न हो, मुझे तो बहुत कुछ अच्छी चीज़ें लगती हैं जो दुनिया में नहीं हो रही हैं, तो ठीक है, नहीं हो रही। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक के अंतिम 3 देशों में कौन आता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में अगर लड़की हो तो जान जाओ नरक है, क्या है, नरक, यही जान जाओ, बस सीधे रिपोर्ट बोल रही है, तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ। सूडान में तो एक बार समझ में भी आ रहा था, ठीक है, और चार्ट में भी समझ में आ रहा था कि अफ्रीकन कंट्री से थोड़ी पीछे है, लेकिन भारत का हिस्सा होकर के अगर पाकिस्तान अंतिम पायदान पर है तो पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए, ठीक है, कि हमारे बच्चे थे, कभी तुम जो है हमारे साथ में रहते थे।
लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 131वां है। तो भारत का स्थान भी कोई बहुत अच्छा तो है नहीं यार, ठीक है। और पिछले साल जो है 129वां था, तो गिर गया भारत का स्थान। तो भारत भी बहुत अच्छे स्थान पर नहीं है, हम लोग को मिलके बदलना चाहिए इसके लिए, ठीक है। 4 मुख्य घटक के आधार पर जो है लैंगिक सूचकांक देखा जाता है। भारत में स्थिति उस हिसाब से दिखा रही है कि क्या क्या है। जैसे शिक्षा प्राप्ति में तो ठीक ठाक थोड़ा स्कोर है, 110वां है। राजनीतिक सशक्तिकरण भी हो रहा है महिलाओं का, यानी कि 33% अभी आरक्षण जो सूर्यास्त अधिनियम के तहत, यानी कि वही महिला वय योजना या कौन सी इकाई है उसके तहत जो है दिया गया है, ठीक है ना। तो 69वां रैंक है उसमें तो। लेकिन अगर आर्थिक भागीदारी की बात करें तो महिलाएं अभी भी पीछे हैं, यानी कि आर्थिक भागीदारी में 144वां रैंक है। जबकि महिलाओं की स्थिति आप देख रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब हो गया या प्राइवेट जॉब हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी इसमें बेकार रैंक मिला है। में भी यहाँ पर एक रीज़न मॉलेस्टेशन का हो सकता है कि उनसे ज़्यादा काम कराया जाता है या सस्ता श्रम समझा जाता है। फिर एक आता है कि स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में महिलाओं की स्थिति खराब है, यानी कि कहीं ना कहीं महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है। आ जाते हैं फिर विश्व शांति सूचकांक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स बोलते हैं, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एक ऑस्ट्रेलिया स्थित एक थिंक टैंक है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित ये एक थिंक टैंक है। इसके आधार पर जो है ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। 2007 में पहली बार जारी किया गया था। तो एक ऑस्ट्रेलियाई उद्यमी थे स्टीव किल्लेलिया, उन्होंने लॉन्च किया था, और स्टीव किल्लेलिया के द्वारा वर्ष 2008 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस की स्थापना की गई थी। और 23 गुणात्मक और मात्रात्मक, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव 23 पैरामीटर्स हैं, संकेतक हैं, उन्हीं के आधार पर इसको जारी किया जाता है। तो 19वां संस्करण जारी हुआ है 2025 में, ठीक है। 163 स्वतंत्र देशों की इसमें अध्ययन किया गया है, यानी कि 163 देशों को देखा गया है कि कितने पीसफुल हैं कितने नहीं हैं। पश्चिमी और मध्य विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र, जीपीआई के अनुसार पश्चिमी और मध्य विश्व का सर्वाधिक, यानी कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज को ले ली जाए, कहीं ना कहीं अमेरिका की बात करता है, ठीक है ना, ठीक। और इधर साउथ अमेरिका की बात कर रहा है, और मध्य क्षेत्र देखा जाता है, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज की बात करता है, स्कैंडिनेवियन की कंट्रीज की बात करता है। तो ये क्षेत्र जो है कह रहा है कि ज़्यादा या सर्वाधिक शांत क्षेत्र आता है। बाकी हमारे एशियन क्षेत्र को ले लो या अफ्रीकन क्षेत्र को ले लो या फिर नॉर्थ मतलब ईस्ट के क्षेत्र को लोगे तो रशिया तो पूरा बर्बाद कर रखा है। यहाँ पर कहता है सबसे कम शांतिपूर्ण कहाँ पर है? तो मीना जो है सबसे कम शांतिपूर्ण है, याद रखिएगा, मीना सबसे कम शांतिपूर्ण है। मीना ज़्यादा शोर शराबा कर रहा है, यानी कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका जो है ये सबसे ज़्यादा शांति मतलब अशांति कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है यूरोप के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र विश्व का सबसे दूसरा शांतिपूर्ण क्षेत्र है, यानी कि एशिया पैसिफिक, ठीक है, ठीक। अब उसमें भी अगर देश की बात की जाए तो आइसलैंड एकदम ठंडा है, मतलब इतना शांति है, इतना शांति पूछो मत, ठंडा देश है एकदम, ठीक है। यमन जो है सबसे खतरनाक है, लीस्ट पीसफुल है। तो 5 कंट्रीज यहाँ पर देख लेते हैं कि आइसलैंड है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रिया है और स्विट्जरलैंड है। तो यहाँ पर मात्र आइसलैंड जो है वो फर्स्ट नंबर पर आता है, और ये एक नॉर्डिक कंट्री है। इसके बाद आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड अलग अलग हिस्से की है। जैसे आयरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड ये यूरोपियन कंट्री हो गई, और न्यूजीलैंड आपका ओशिनिया की कंट्री हो गई, आपके क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कंट्री पड़ती है। भारत का स्कोर 115वां है, तो याद रखिएगा भारत का स्कोर भी बहुत अच्छा तो है नहीं, क्योंकि टोटल 163 देश में अगर 115वां भारत का है तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। टोटल 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतक हैं, संकेतक के नाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं। हम लोग चलते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, पूछा जाता है। तो अक्टूबर 2004 में पहली बार जारी किया गया था इसको, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को, और ये प्रतिवर्ष जून माह में ही जारी की जाती है। तो इस बार 22वां संस्करण इसका आया, 2004 से जोड़ोगे तो 2025 में जो है 22वां संस्करण आ जाएगा। क्या क्या देखा जाता है? देखा जाता है रोजगार योग्यता, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, आप पा सकते हो कि नहीं रोजगार, स्थिरता कितनी है, और दोनों कारकों को अपनी तरह की पहली रैंकिंग इसमें ये अपनी तरह की पहली रैंकिंग है। इस रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका को लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थान है USA का, इसको MIT को प्राप्त हुआ है। फिर इंपीरियल कॉलेज है लंदन का UK में, ठीक है, दूसरा स्थान, और स्टैनफोर्ड है संयुक्त राज्य अमेरिका का, इसको तीसरा, और ऑक्सफोर्ड है USA का, सॉरी UK का,
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चौथा और हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए का इसको 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के कुल 54 संस्थान इसमें आए हैं। आईआईटी दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, जो कि समग्र रैंकिंग 123वीं बनी है, तो याद रखिएगा दिल्ली की रैंकिंग याद रखो यार, आईआईटी डी बोलते हैं दिल्ली को। तो इसका 1, 2, 3 वर्ल्ड रैंकिंग है और भारत में फर्स्ट है, ठीक है ना। तो भारत में टॉप कौन है? आईआईटी दिल्ली है 123वें नंबर पर, ठीक है। वर्ष 2026 की जो रैंक बनी है, पिछले वर्ष 150वें पर था, 129वें पर है आईआईटी बॉम्बे, फिर 180वें पर है आईआईटी मद्रास, 215 पर आईआईटी खड़गपुर और 219 पर है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु, ठीक है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के बारे में देखते हैं, चलिए। नेक्स्ट ये ऑपरेशन राइजिंग लायन पढ़ लेते हैं। तो राइजिंग लायन कौन लॉन्च किया? तो इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा था उसमें इजराइल ने ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम से एक व्यापक सैन्य अभियान स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? तो 13 जून को, ठीक ना। तो ऐसे याद कर लो, 13 लायन, क्या याद करोगे? 13 लायन, ठीक है ना। 13 लायन मतलब कि 13 जून को जो है ये राइजिंग लायन स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और ये क्या था? इसमें आकस्मिक हमले के उद्देश्य ईरान के परमाणु क्षमता, और तो पहला तो ये था कि ईरान की परमाणु हथियार क्षमता, और दूसरा था बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निष्क्रिय करना। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? जो दूरी वाली मिसाइल होती है, मतलब यहाँ से छोड़ा, हवा में चली गई, बाहर चली गई एटमॉस्फेयर से, फिर से आकर के मार रही है। तो इस वाली मिसाइल के जो भी कार्यक्रम है उसको निष्क्रिय करना, ठीक है। और इजराइल मान रहा था कि ये उसके अस्तित्व को सीधा खतरा हो सकता है। स्मरणीय तथ्य क्या है इसमें कि ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया, इजराइल ने ईरान पर जो व्यापक हवाई हमला शुरू कर दिया। कब शुरू किया? तो 13 तारीख को शुरू किया, जून में। इस हमले में मुख्य रूप से इजरायली वायुसेना यानी कि लड़ाकू विमान और गुप्तचर एजेंसी, उनकी जो सबसे तगड़ी एजेंसी है मोसाद, वो दोनों शामिल थी। इसको हिब्रू में इस तरह से लिखा जाता है। तो भैया अब ये लिख के तो नहीं पूछ देगा जो इन्होंने हिब्रू भी दे दिया है, मुझे नहीं पता क्या लिख दिया है, ठीक है। बस ये जान जाओ कि इजरायली रक्षा बलों ने इस अभियान को हिब्रू में ये केवली नाम दिया, ठीक है ना। तो केवली भले पूछ लीजिए, जिसका अर्थ है शेर की भांति उदित तो होती कौम, इसे राइजिंग लायन अंग्रेजी में कहा गया, ठीक है। तो केवली जो है इसको याद कर लो यार, ये इंपॉर्टेंट है। ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर हैं जिनका नाम था उस समय गुलाम अली राशिद। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ कमांडर या चीफ ऑफ स्टाफ थे मोहम्मद बघेरी। ईरान के सुप्रीम लीडर थे अली खामनेई। इन राजनीतिक सलाहकार थे अली शमखानी। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख थे हुसैन सलामी, और कुछ प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक थे जैसे मोहम्मद मेहदी तेहरानची, फेरेदून अब्बासी इत्यादि लोग हमले में मारे गए। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत सारे लोग हमले में मारे गए। इसके परिणाम स्वरूप, ठीक है, जो ये बवाल होता है ऑपरेशन राइजिंग लायन के बाद, जिसमें बहुत सारे ईरान के लोग मारे जाते हैं, परमाणु वैज्ञानिक भी कई सारे मारे जाते हैं, तो उसके बाद जो ईरान ने स्टार्ट किया उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ठीक है। तो 2-3 ऑपरेशन प्रॉमिस याद कर लो, ऑपरेशन प्रॉमिस 2-3 ऐसे रख लेना, ठीक है। इसमें क्या था कि जितने भी सैन्य ठिकाने हैं इनके और हवाई अड्डे हैं इसराइल के, उनको हम लोग मारेंगे, ठीक है। तो इसराइल द्वारा शीर्ष सैन्य कमांडर जो गुलाम अली राशिद के मारे जाने के बाद अली शादमानी को शीर्ष सैन्य कमांडर बनाया गया, और इसराइल द्वारा हमले में 17 जून को अली शादमानी भी मार दिए गए। मतलब कि पहले गुलाम अली राशिद मारे गए बेचारे सैन्य कमांडर, और उसके बाद जिनको बनाया गया अली शादमानी, उन्हें भी मार दिया गया। इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका इसराइल के समर्थक के तौर पर परिलक्षित है, और हर बार ऐसा ही होता है। 22 जून को ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला किया गया। तो कब किया गया ये भी डेट याद कर लो यार, हो सकता है क्रोनोलॉजी ही पूछ दे, ठीक है। तो 22 जून को ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला किया गया, ये पॉइंट याद रखिएगा, जिसमें ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 3 प्रमुख परमाणु स्थलों फोर्डो, नंताज और इस्फहान को निशाना बनाया गया। तो अगर यूपीएससी इस प्रश्न को पूछती तो कैसे पूछती? तो यूपीएससी अगर पूछती तो कहती कि आजकल चर्चा में रहने वाला फोर्डो, नतांज और इस्फहान क्या है, ठीक है। तो हो सकता है कि यूपीएससी के तर्ज पर ही आरओ या फिर आपके यूपी पीसीएस में ये प्रश्न देखने को मिल जाए कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान क्या है। तो आप लोग को पता है, बाकी किसी को पता हो ना हो, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? तो परमाणु स्थल है। किस ऑपरेशन के तहत इसको मारा गया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। मिडनाइट हैमर के तहत इसको मारा गया, ठीक है ना। फिर कहता है कि ओमान में 15 जून 2025 को अमेरिका ईरान की 6वीं दौर की औपचारिक वार्ता होती है, जिसे अनिश्चितकाल के लिए टाला पड़ जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो है उसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने मध्यस्थता की है, 25 जून को युद्ध विराम घोषित करवाया, ठीक है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है।
भारत ने ईरान और इजराइल से भारतीय नागरिकों को लेकर के आया, इसके लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, ऑपरेशन सिंधु, ठीक है ना। ऑपरेशन सिंदूर के साथ इसको मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। इजराइल से लाया गया तो ऑपरेशन, ईरान और इजराइल से लाया गया तो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। फिर अगला जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है इकोसॉक, यूएन इकोसॉक, यानी कि इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन है, यानी कि काउंसिल है, उसको इकोसॉक बोला जाता है। तो भारत जो है इकोसॉक का सदस्य चुना गया, बड़ी न्यूज़ है। 1945 में स्थापित हुआ था जो यूएन, ठीक है, उसी के अंतर्गत एक अंग है, ये 6वां अंग है, आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोलते हैं। 6 प्रमुख अंगों में से एक है जो मैंने आपको अभी बता दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा का केंद्रीय मंच है, ठीक है। 54 सदस्य हैं इसमें, और ये संयुक्त राष्ट्र तंत्र के लिए नीतिगत सिफारिशें भी करता है। इसमें 2026 से 28 की अवधि के लिए भारत को चुना गया है। तो याद रखिएगा, अवधि याद रखना जरूरी है, जो इनका टेन्योर है भारत का, ये याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा में दे देगा कि 2025 से 2028, तो ये नहीं होगा, 2026 से 2028 होगा, ये करेक्ट होगा, ठीक है। स्मरणीय तथ्य यही है कि इकोसॉक 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इकोसॉक का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। तो इकोसॉक का जो मुख्यालय है वो याद कर लेंगे कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? तो कहता है एशिया प्रशांत क्षेत्र के समूह में से कुल 4 सीटों का चुनाव होता था। एशिया प्रशांत मतलब एशिया पैसिफिक क्षेत्र में कुल 4 सीटों का चुनाव हो रहा है। इसमें भारत के साथ कौन कौन आ रहा है? चीन, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान निर्वाचित हो रहे हैं। तो एक ही नहीं इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूछ देगा कि इकोसॉक के, देखिए प्रश्न क्या पूछेगा, कहेगा इकोसॉक के लिए, इकोसॉक के नेक्स्ट सेशन के लिए 2026 से 28, यानी कि 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 के लिए किन या किस देश को नहीं चुना गया है, ठीक है। पहला तो भारत, दूसरा लेबनान, तीसरा चीन, और चौथा यहां पर तजिकिस्तान, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर किसी ने इसको ट्रिक बना करके याद किया होगा तो वो तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान वहां जाकर सब उसका उड़िस्तान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि तजिकिस्तान को नहीं चुना गया, तुर्कमेनिस्तान को चुना गया। तो ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। सामान्यतः प्रत्येक वर्ष अफ्रीका और एशिया प्रशांत से 4-4, पूर्वी यूरोप से 2 या 3, वैकल्पिक रूप से लैटिन अमेरिका से 3, पश्चिमी यूरोप से और अन्य सीटों पर 4 का चुनाव होता है। तो किससे किससे होता है? जो आपका अफ्रीका है और एशिया प्रशांत का पूरा इलाका जो है, इससे 4-4 सीटों का चुनाव होता है, ठीक है ना। पूर्वी यूरोप से, जो यहाँ पर यूरोप पड़ रहा है, पूर्वी यूरोप से 2 या 3, ठीक है। लैटिन अमेरिका यानी कि नीचे वाले अमेरिका से, ठीक, यहाँ से 3, और पश्चिमी यूरोप से यानी कि यूरोप के पश्चिमी भाग से 4 सीट, और पूरा ओशिनिया मिला करके 4 सीट का चुनाव यहाँ पर होता है, ठीक है। तो एक बार दिमाग में बस इसको रख सकते हैं, ठीक है। अगला है, सभी सदस्य 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और हर साल परिषद के 1/3 यानी कि 18 सदस्यों का चुनाव नए कार्यकाल के, 54 टोटल है, तो 1/3 यानी कि 18 का चुनाव नए कार्यकाल के लिए होता है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट अभिकरणों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वयन करती है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला चलते हैं कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसको IIAS कहते हैं, ये क्या है? तो एक गैर लाभकारी संस्था है, ठीक है ना, वैश्विक। तो देखिए वैसे तो इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन बस जान लीजिए कि 1930 में ये स्थापना हुई थी इसकी, IIAS की, और ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अभी किया क्या है? तो भारत के प्रत्याशी हैं DARPG के सचिव श्रीनिवास ने इस चुनाव में 87% मत हासिल करके ऑस्ट्रिया को पराजित कर लिया है। अब भारत जो है इसका 2025 से 28 तक कार्यकाल के लिए पहली बार भारत को इस संस्थान की अध्यक्षता मिली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहली बार मिली है, 2025 से 28 तक के इतिहास, मतलब 28 तक के लिए मिली है, और पहली बार ये इतिहास में हुआ है कि भारत जो है अध्यक्ष पद के लिए नामित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव क्या था, साइंसेज,
ठीक है, बाकी इसमें हम लोग को कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बने हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है इस तरह के प्रश्न कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन के 6 अंग हैं टोटल, तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसमें जो है 15 सदस्य कुल होते हैं यूएन में, ठीक है ना, जिसमें 5 स्थायी होते हैं जिनको P5 कहते हैं, परमानेंट 5 कहते हैं, और 10 जो है अस्थायी होते हैं। उन 10 अस्थायी सदस्यों में मतलब चुनाव फिर से हुआ है, नए सदस्य आए हैं। तो कौन 10 हैं? P5 पहले जान लीजिए कि चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये परमानेंट 5 बोले जाते हैं। जबकि शेष 10 अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव हुआ है 2 वर्षों के लिए, वो कौन कौन है तो देख लेते हैं कि यहाँ पर 79वां सत्र के दौरान बहरीन, कोलंबिया, कॉन्गो गणराज्य रिपब्लिक यानी कि DRC, लातविया और लाइबेरिया को अस्थायी सदस्यों के रूप में नामित हुआ है। बहरीन, कोलंबिया, DRC, लातविया और लाइबेरिया। नाम याद कर लीजिए इसका, फिर से मैं लिख रहा हूँ, बहरीन, कोलंबिया, DRC, लातविया, लाइबेरिया। ठीक है, ये 5 कंट्रीज जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई हैं। ठीक है, 2 वर्षीय कार्यकाल होगा। ये 2026 के जनवरी से शुरू होकर के 31 दिसंबर 2027 तक होगा। ठीक है, इसके अलावा अन्य जो सदस्य हैं 5, वो कौन कौन है? तो डेनमार्क है, ग्रीस है, पाकिस्तान है, पनामा और सोमालिया। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तानवा जो है इसका अभी सदस्य बना हुआ है। ठीक है, बाकी मैं इसमें कुछ भी आपको बताने वाला नहीं हूँ। टोटल 193 सदस्य होते हैं और कम से कम 2/3 सदस्य जो है उनका समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है इसमें चुने जाने के लिए। फिर आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो सीधे इंडेक्स की बात करते हैं कि यहाँ पर एक NGO है फ्रांस का, इसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देता है। भारत की स्थिति बहुत खराब है इस वर्ष जो है। इस दिवस का मुख्य विषय क्या चल रहा है? तो इसका जो मुख्य विषय है वो है साहसी नई दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव, अर्थात रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि इसमें औसत स्कोर जो है विश्व का 54.7 रहा। कठिन स्थिति में विश्व पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, सीधे बात करते हैं कि भारत की क्या स्थिति है, एक्चुअली हुआ क्या। हाँ ठीक है, फिलिस्तीन में स्थिति भयावह है। गाजा में इजरायली सेना ने न्यूज़ रूम्स नष्ट कर दिए थे, जिसमें 200 पत्रकारों की जान चली गई। ठीक है, बात आती है कि सोशल मीडिया विज्ञापनों पर टोटल $247.3 बिलियन खर्च रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में अभी 14% अधिक है। यानी कहीं ना कहीं जो प्रेस है या मीडिया है, ठीक है ना, उसका एडवर्टीजमेंट बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं इसको कमर्शलाइज या अपने फेवर में करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा ये दिखाता है। ठीक है, दुनिया के आधे से अधिक देशों में पत्रकारिता करने की स्थिति काफ़ी कठिन है, ये भी ये बात बताता है, यानी कि वेरी सीरियस या डिफ़िकल्ट हो चुकी है। जबकि 4 में से 1 देश में स्थिति संतोषजनक है। चीन का स्थान कितना है? तो 178वां स्थान है चीन का। टॉप कौन कर रहा है? तो नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड, ये टॉप कंट्रीज़ हैं, याद करना पड़ेगा आपको। वहीं लास्ट की 3 कंट्रीज़ में इरिट्रिया सबसे खराब है, 180वां, उत्तरी कोरिया और ईरान उसके बाद है। भारत की स्थिति जो है पिछले वर्ष से थोड़ी सुधर गई है, 151वें नंबर पर है, और चीन जो है 178 नंबर पर है 180 कंट्रीज़ में। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि चीन में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता है, और भारत में भी क्या हो रहा है वो लगभग किसी को नहीं पता है। पिछले वर्ष भारत की स्थिति 159 थी, वहाँ से 8 स्थान की सुधार भारत ने किया है। अलग अलग संकेतक हैं 5 इसमें, जैसे राजनीतिक संकेतक, आर्थिक संकेतक, विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा संकेतक। तो भारत की रैंकिंग निम्न प्रकार है कि राजनीतिक में 155 और सामाजिक संस्कृति में 160 और सुरक्षा में 155, आर्थिक में 132 और विविध में 141, यानी कि कुल मिलाकर के आर्थिक टाइप की जो बात हो रही है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर में, जो यहाँ पर आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, तो आर्थिक स्थिति जो है यहाँ पर थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी सब में 140 या 140 प्लस ही रिपोर्ट है, रैंकिंग है। फिर आता है विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट की। भाई 1966 में स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान, जिसको सिप्री बोलते हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई 1966 में। इसका उद्देश्य ये था कि भाई ये संघर्षों, शस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के संबंध में अनुसंधान करे और रिपोर्ट दे। ठीक है, तो अभी 28 अप्रैल 2025 को इस संस्थान द्वारा विश्व में सैन्य खर्चे से संबंधित रिपोर्ट दी, जिसका नाम था ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर। ठीक है, 2024 ये रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट क्या आती है? रिपोर्ट कहता है कि विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां जो है वो
$2,718 बिलियन तक पहुंच गया है, यानी कि कहीं ना कहीं सेना के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्चे हो रहे हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2023 की तुलना में 9.4% अधिक है। तो इसको इस तरह के जो न्यूज़ होती है उनको मेंस में भी बहुत काम आती है लिखने के। तो $2,718 बिलियन, ठीक है ना, बिलियन डॉलर पहुंच गया है। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? तो 9.4% इंक्रीज हुआ है 2023 से, ठीक है ना। ये 2024 में डेटा दे रहा है सिप्री, ठीक है। इसमें 10वें वर्ष जो है वृद्धि हुई है लगातार, ये भी बात बता रहा है। सीधे आते हैं हम लोग, विश्व के जीडीपी का कितना परसेंट है? तो 2.5% विश्व के जीडीपी की ये वैल्यू आती है। बात आते हैं भारत की करते हैं। सबसे बड़े 5 सैन्य खर्चे वाले देशों में यूएसए है, चीन है, रूस है, जर्मनी है और भारत है। तो भारत इसमें एक बड़ा स्थान रखता है। तो ठीक है, यूएसए सबसे बड़ा है, फिर रूस, चीन, जर्मनी और भारत आता है। संयुक्त रूप से विश्व सैन्य खर्चे का 60% यही 5 देश लेकर के चलते हैं। तो इन 5 देश को याद रखना जरूरी है, जबकि ये P5 के मेंबर्स हैं भी और नहीं भी, जैसे इंडिया मेंबर नहीं है। भारत कितना खर्चा करता है? तो $86.1 बिलियन खर्चा करता है। यहां पर देख लेते हैं। देखिए, यहां पर वैश्विक हिस्सेदारी में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 37% का हिस्सा रखता है, चीन रखता है 12% का हिस्सा, रूस रखता है 5.5, जर्मनी रखता है 3.3 और भारत रखता है 3.2% वैश्विक हिस्सेदारी का हिस्सा, ठीक है। टोटल पैसे कितने खर्चे करता है? तो अमेरिका लगभग $1,000 खर्चा करता है, 1,000 अमेरिकी डॉलर में खर्चा करता है। 1,000 नहीं खर्चा कर रहा होगा, 1,000 बिलियन खर्चा कर रहा हो, ठीक है ना, अमेरिकी बिलियन डॉलर होगा, ठीक है। $314 बिलियन कर रहा है चीन, 149 कर रहा है रूस और $86.1 बिलियन यहाँ पर भारत कर रहा है। तो ये जो आंकड़ा है इसको बिलियन डॉलर में पढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक है। जीडीपी का कितना परसेंट इंडिया करता है? तो 2.3% जीडीपी का करता है। और टोटल जीडीपी का कितना परसेंट खर्चा होता है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा है कि 2.5% जो है टोटल वैश्विक जीडीपी का टोटल 5 देश मिला करके खर्चा करते हैं। इसमें बाकी कोई रिपोर्ट हम लोग को नहीं पढ़नी है। फिर आता है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो टाइम्स की हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है, जिसमें टोटल 853 विश्वविद्यालयों को रखा गया। भारत के 107 विश्वविद्यालय हैं और आपको पता है इसमें चीन और जापान के विश्वविद्यालय टॉप करते हैं, ठीक है ना। तो जापान 119 संस्थान इसमें देता है 853 में और पहली रैंकिंग पा रहा है अपने विश्वविद्यालयों के नंबर के हिसाब से, जबकि सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन की जो है इसमें टॉप कर रही है, ठीक है। पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की है, ये दूसरे नंबर पर है और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इसमें तीसरे नंबर पर आ रही है, ठीक है। भारत की बात करें तो आईआईएससी बेंगलुरु इसमें 38वां स्थान प्राप्त करती है। अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई का 111वां प्राप्त करता है। आईआईटी इंदौर 131वां प्राप्त करता है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कोट्टयम केरल 140वां और शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस बजहोल हिमाचल प्रदेश 146वां स्थान इसमें प्राप्त करती है। ये भारत की ओर से इस टाइम्स हायर न्यू एजुकेशन में 5 विश्वविद्यालय वाले रैंक प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो कहता है आईआईएससी बेंगलोर 38वें स्थान पर भारत के सर्वोच्च रैंक पर इसमें स्थित है, ठीक है। वहीं शूलिनी यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च रैंक वाला निजी विश्वविद्यालय है शूलिनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। कहाँ की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है। फिर आता है विश्व सामाजिक रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट। क्या कहता है कि रिपोर्ट का एक शीर्षक है सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए नई नीतिगत सहमति। तो चूंकि इसका नाम ही है एक्सक्यूज मी वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, ठीक है, तो इसका जो है रिपोर्ट का नाम ही है न्यू पॉलिसी कंसेंसस टू एक्सेलरेट सोशल प्रोग्रेस। कब लाई गई इससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को, क्या मतलब है इसको बताते हैं कि कौन जारी करता है। सबसे पहले समझिए कि प्रकाशन कौन कर रहा है। तो प्रकाशन कर रहा है इसको संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग है, जिसका नाम है यूएन देसा, ठीक है, यूएन देसा। और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय विश्व विकास आर्थिक अनुसंधान, जिसका नाम है यूएनयू वाइडर, ठीक है। तो यूएन देशा और यूएनयू वाइडर मिल करके ये जो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट है इसको जारी करते हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि दुनिया भर में 60% लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और 12% लोग पीड़ा यानी कि सफरिंग में है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके सोसाइटी से संबंधित किसी भी पेपर में लिखने में काम आ सकता है, एसए के पेपर में काम आ सकता है, वहाँ रिपोर्ट डाल सकते हैं। लगभग 69 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में यानी कि प्रतिदिन $2.1 से भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं। तो $2 को अगर 100 रुपये माने तो 215 रुपए कम से कम दिन के इससे भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं। 2.5 अरब से अधिक लोग अर्थात दुनिया के 1/3 आबादी $2.15 से $6.85 के प्रतिदिन खर्चे में जीवन बसर कर रहा है,
ठीक, तो इस तरह की डेटा यहाँ पर देता है। लगभग 60% लोग इस बात को लेकर अत्यधिक चिंतित हैं कि उनकी नौकरी जा सकती है या उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी, इसको लेकर के भी चिंतित हैं। फिर बात आती है 2022 में 29 देशों में शीर्ष 1% आबादी के पास कुल आय का 20% से अधिक हिस्सा था। इन देशों में चिली, भारत, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। तो ये भी याद रखिएगा कि कुछ देश हैं जो कि 29 देश हैं, उसमें 1% आबादी के पास कुल आय का 20% से अधिक हिस्सा है। जैसे चिली एक कंट्री है जहां पर धन का संकेंद्रण है, भारत एक कंट्री है जहां पर धन का संकेंद्रण है, ठीक है। फिर मैक्सिको है, सऊदी अरबिया और यूएसए है। एसडीजी लक्ष्यों की दिशा में समानता केंद्रित जलवायु लचीली रणनीति पर बल देने का यह परामर्श देती है भारत को। फिर आता है वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट। क्या आती है पवन ऊर्जा रिपोर्ट, यानी कि विंड एनर्जी रिपोर्ट क्या कहती है? तो 2025 का आंकड़ा यहाँ पर, मतलब 2025 में पब्लिश है, 2024 के पवन ऊर्जा का एक आंकड़ा यहाँ पर दिखाती है, ठीक है। क्या है इसमें? तो ये कहता है कि रिकॉर्ड 2024 में विश्व भर में रिकॉर्ड 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई, ठीक है, जो 2023 में जोड़ी गई 116.6 से थोड़ा सा अधिक है ये, ठीक है। और ये कौन जारी करता है? तो वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में जारी की जाती है, ठीक है। तो क्या नाम है? ग्लोबल पवन ऊर्जा को विंड एनर्जी काउंसिल, लंदन द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। कह रहा है कि इस बढ़ोतरी के साथ कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी हो गई है? तो 1136 गीगावाट हो चुकी है। चीन स्थापित क्षमता का 520 से 521 गीगावाट, लगभग 46% पवन ऊर्जा रखता है, ठीक है। और कौन कौन रखता है यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं। भारत जो है ये 51 गीगावाट तक पहुँचता है, चीन इसका 10 गुना है, ठीक है ना। बाकी क्या कहता है? संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पर चलता है 154 गीगावाट, जर्मनी चलता है 72.8 गीगावाट और भारत चलता है 48.2 गीगावाट, ठीक है। तो मतलब भारत की स्थिति फिर अप्रैल तक अगर अपडेट करके बताई जा रही है, इसमें थोड़ा लीपापोती करने की कोशिश है, सीधे वही डेटा बताओ ना जो बाकी विश्व का है। तो 48.2 गीगावाट जो है चौथे स्थान पर पवन ऊर्जा वैश्विक रूप से रखता है, चीन सबसे ज़्यादा रखता है। बाकी इसमें हम लोग को जानना है अधिकांश स्थापित जो पवन ऊर्जा है वो कहाँ पर है भारत में? तो गुजरात में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कई बार पूछा भी हुआ है, तो कौन जारी करता है? तो यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, ठीक है। उसमें एक संस्था संबंधित है, जैसे ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर कहते हैं, उनके द्वारा जारी किया जाता है। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंधित एक संस्था है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, वही आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी करता है। कहा जा रहा है कि इसमें एक 13वां संस्करण है इसका, और सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल प्रॉपर्टी इंडेक्स है उसमें सबसे पहला देश कौन है, किसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है? ग्लोबल प्रॉपर्टी ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसके पास सबसे ज़्यादा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास। क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? बौद्धिक संपदा, मतलब जैसे मैं ये बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरी बौद्धिक संपदा है। अगर मैं लिख कर बनाता तो प्योरली ये बौद्धिक संपदा मेरी होती, ठीक है। अगर मैं डेटा खुद से कलेक्ट करता, ये सारी चीज़ें मैं खुद से बोलता, तो वो मेरी बौद्धिक संपदा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भी बौद्धिक संपदाएं हैं जो कोई व्यक्ति अपने दिमाग से उपजा रहा है या अपनी मेहनत से बना रहा है, उसको बौद्धिक संपदा कहते हैं। उसमें रिसर्च पेपर आ जाएंगे, आपके एक्सपेरिमेंट्स आ जाएंगे, आपके किसी फील्ड में इनोवेशन आ जाएगा, ठीक है, सब बौद्धिक संपदा होती है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो यूनाइटेड स्टेट्स में है, फिर आता है यूएसए में, फिर आता है फ्रांस, ठीक है। फिर इसमें अगर भारत की बात करें तो 15 देशों की सूची में एशिया के 12वें स्थान पर भारत आता है, और ग्लोबली जो है 55 देशों में 43वें स्थान पर आता है। तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति जो है वो खराब है। 43/55 इस वर्ष है और 42/55 पिछले साल थी, यानी कि रैंकिंग में थोड़ा सा गिरावट हुई है, देखना चाहिए इसमें भारत। फिर आता है प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट जो 2025 की आई है, बेसिकली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, कि यानी कि ये अर्थव्यवस्थाओं को बदल तो रहा है, चीज़ें आसान कर रहा है, लेकिन असमानता के जोखिम को भी बढ़ा रहा है, कि जिसे नहीं आएगा वो तो बहुत पीछे हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जॉब जो लोग कर रहे हैं और जिनको बहुत अच्छी एआई आती है, तो एआई वाले आगे निकल जाएंगे, और जिन्हें नहीं आती है या जो अभी लर्निंग फेज में है वो बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 में आती है कि एआई की प्रगति एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से समावेशी नहीं है, ऐसी बात ये करता है। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट जारी की गई। तो किसके द्वारा ये जारी की जाती है? आपकी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो UNCTAD के द्वारा जारी की जाती है, अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। और इसका जो केंद्रीय विषय है वो क्या है? कि विकास के लिए
विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले इंक्लूसिव लगा दिया, ठीक है। कहता है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2033 तक एआई का जो बाजार मूल्य होगा वो होगा $4.8 ट्रिलियन। हालांकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञों तक पहुंच कुछ ही अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित है। सिर्फ 100 फर्म हैं ऐसे जो कि मुख्य रूप से अमेरिका और चीन में है, वैश्विक कॉरपोरेट R&D खर्च का 40% हिस्सा उठा रहे हैं, ठीक है। इसमें एप्पल है, एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अग्रणी कंपनी, मतलब कह रहा है कि अभी बहुत कम कंट्रीज़ में या कंपनीज़ के द्वारा एआई के ऊपर जो भी नवाचार है या चीज़ें हैं वो खर्च की जा रही हैं। लेकिन ये भी सोचना है कि यही कंट्रीज़ आगे आने वाले समय में या यही कंपनीज़ पूरे वर्ल्ड पर राज करेंगी अगर ये आपका इनके हिसाब से पहुंचता है $4.8 ट्रिलियन तक। फिर आता है विश्व आतंकवाद सूचकांक, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। तो इसमें देखा जा रहा है कि 4 कारकों पर यह आधारित है, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, पहला है कि वर्ष में कुल आतंकवादी घटनाओं की संख्या कितनी है, आतंकवादियों द्वारा कितनी मृत्यु की गई है, आतंकवादियों द्वारा घायल कितने हैं और आतंकवादियों द्वारा कुल कितने लोगों को बंधक बनाया गया है। यानी कि आतंकवादियों का ही डेटा इसमें प्रिपेयर किया जा रहा है कि कितने बार हमला कर लिए तुम, कितने लोग को मार डाले, कितने लोग को घायल कर दिया, कितने लोग को बांध के रखे हो। कौन जारी करता है, तो IEP जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। चौथा संस्करण था ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का, तो 12वां संस्करण था। 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन किया गया है, ठीक है। जहां पर रैंक 1 मिली है आतंकवाद वाले प्रभावित में बुर्किना फासो को, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा सीरिया को, ठीक है। जो साहेल क्षेत्र है आपका, साहेल कौन सा क्षेत्र है, जो अब यहाँ पर सहारा के मरुस्थल हैं उसके बाद का जो एरिया पड़ता है ये वाला, इसी को साहेल क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। तो जो साहेल क्षेत्र है मित्रों, ठीक, कहता है कि वहाँ पर वैश्विक स्थिति में सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र ये रहा है। नाइजर और पाकिस्तान में आतंकवाद से मौतों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। भारत जो है 14वें स्थान पर इस रिपोर्ट में रहा है। तो कितने कंट्रीज़ थे इस रिपोर्ट में, तो टोटल कंट्रीज़ की संख्या 163 थी, तो उसमें भारत का 14वां रैंक रहा है, यानी कि भारत भी आतंकवाद से प्रभावित देश है, ठीक है ना, यानी कि उच्च आतंकवाद प्रभावित देशों में शामिल है। फिर आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, WHR। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा, गैलप, संयुक्त राज्य पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क यानी कि UNSDSN तथा एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साझेदारी से प्रस्तुत होती है। तो याद रखिएगा, पहला है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का वेल बीइंग रिसर्च सेंटर जिसको बोलते हैं गैलप, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर गैलप संयुक्त राज्य मतलब UNSDSN के द्वारा, और तीसरा एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड है। इन तीनों के मिलने से ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 147 देशों के लिए जारी की गई 2025 वाली। फिनलैंड को लगातार 8वें साल सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कहा जा रहा है। तो फिनलैंड को फनलैंड बोल दीजिए, मतलब सबसे खुश हैं यहाँ के लोग, हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक है। फिर आता है ओवरऑल रैंकिंग में अफगानिस्तान को अंतिम यानी कि 147वां यानी कि वर्ल्ड अनहैप्पीएस्ट नेशन बताया गया है। तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। बात करें भारत की, तो भारत 118वें नंबर पर है, ठीक है। टोटल 100 कितनी कंट्रीज थी, 163, 147। तो भारत की रैंक तो बहुत ख़राब है यार, 147, ठीक है। भारत उतने खुश नहीं है, ठीक है। भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ था 2024 में, तो उस हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया है, ठीक है। क्या क्या स्थान आता है, तो जैसे भारत ईमानदारी और भरोसे की भावना को दर्शाने में, पड़ोसियों की सहायता करने में 115वां स्थान, पूरी तरह से अजनबी लोगों की सहायता में 86वां स्थान, संस्थागत भरोसे अर्थात पुलिस द्वारा सहायता के मामले में 93वां स्थान प्राप्त करता है। क्या सम्मेलन है ये, तो 15-16 मार्च 2025 को विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट का आयोजन मियामी फ्लोरिडा में किया गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट का जो आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया, तो मियामी फ्लोरिडा का एक शहर, ठीक है ना, मियामी शहर में हैप्पीनेस इंडेक्स का आयोजन किया गया। इसके पहले 2024 में लंदन यूके में इसका किया गया था। बाकी आ रहा है म्यांमार में भूकंप आया, आपने देखा भी होगा कि पानी छलक छलक के स्विमिंग पूल से गिर रहा है, ठीक है। 2 पति पत्नी या मतलब कोई भी नहा रहा था उसमें, 2 कपल, एक कपल, तो वो लोग जो है जल्दी से बाहर आते हैं, ठीक है। तो बता रहा है भूकंप के बारे में हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, बस ये जानिए इसका फोकस या हाइपो सेंटर जो है जहाँ से ऊर्जा निकलती है वो कहलाता है एपी सेंटर जो है, ठीक। जैसे मान लीजिए कि ये आपका हाइपो सेंटर हो गया और ये ठीक ऊपर वाला एपी सेंटर हो गया, ठीक है। तो बता रहा है कि हाइपो सेंटर या जिसको बोलते हैं फोकस, जहाँ से ऊर्जा निकल रही है उसको बता रहा है, ठीक है। और इसके ठीक ऊपर होता है अधिकेंद्र जिसको एपी सेंटर बोलते हैं।
म्यांमार का यह भूकंप सागाइंग फॉल्ट पर भ्रंश गति के कारण आया था। तो नाम याद रखिएगा, सागाइंग फॉल्ट। ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है परीक्षा में देखने को मिल जाए कि सागाइंग फॉल्ट कहाँ स्थित है, तो आप बता देना कि म्यांमार में स्थित है। कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है, ठीक है। ये कहता है कि स्ट्राइक स्लिपर प्रकार का ये था, यानी कि क्षैतिज सरकाव फॉल्टिंग से उत्पन्न हुआ था, जो भारत और यूरेशिया प्लेट है उनके पास। तो कब आया था ये? तो 28 मार्च को आया था। पहली चीज़ तो ये याद रख लीजिए, ठीक है। म्यांमार के सागाइंग क्षेत्र में आया था। कितनी तीव्रता थी? 7.7 की प्रबल तीव्रता थी, इंटेंसिटी थी, ठीक है। फिर आता है कि ये जो है दूसरे बड़े शहर जो है म्यांमार का, जिसका नाम है मांडले, जहाँ पर पहले जेल हुआ करती थी, ठीक है। तो मांडले के निकट आया था, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं कि 22.013 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थ और 95.922 पूर्वी देशांत पर आया था। म्यांमार की राजधानी नेपीदा के आसपास भी भारी क्षति हुई है, 3800 लोगों की मृत्यु हुई है। एक डेटा के अनुसार भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया। तो सबसे जरूरी क्या है भारत के लिए कि ऑपरेशन ब्रह्मा किसके लिए चला? तो ऑपरेशन ब्रह्मा बर्मा के लिए चला। किसके लिए? तो बर्मा याद कर लो, बर्मा का ही नाम क्या हो चुका है? म्यांमार, ठीक है। पहले राजधानी रंगून थी, यंगून थी और फिर नेपीदा हो गई है, ठीक है। तो यही था कुल मिलाकर के स्मरणीय तथ्य। कुछ कुछ चीज़ें जो है बाकी आपने न्यूज़ में सुनी है। विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है। अभी जो था वो टाइम्स की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी एशिया की, ठीक है। ये विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ठीक। तो इसमें जो है सीधे देख लेते हैं कि कला एवं मानविकी में शीर्ष संस्थान कौन सा है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। और भारत का कौन सा है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय कला और मानविकी में 106वां स्थान रखता है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में विश्व का कौन सा है? एमआईटी है। भारत का कौन सा है? आईआईटी दिल्ली है। जीव विज्ञान और मेडिसिन में विश्व का है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और भारत का कौन है? एम्स दिल्ली 226वां स्थान। प्राकृतिक विज्ञान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और भारत का कौन है? एससी बेंगलुरु। सामाजिक विज्ञान प्रबंधन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और भारत का आईआईटी दिल्ली। तो ये काफ़ी ट्रिकी हो सकता है, ठीक ना। इसको लोग कुछ और सोच लेंगे, लेकिन ये आईआईटी दिल्ली ही है सामाजिक विज्ञान प्रबंधन की श्रेणी में, ठीक ना। आईआईएम फाईएम नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन की श्रेणी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ग्लोबली और भारत में आईआईटी दिल्ली है। जल विकास रिपोर्ट क्या होती है? तो विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम यानी कि WWAP वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो है समन्वित किया जाता है। कि इसमें दिखाता है कि जो भी हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं और हिममंडल है, वो वर्तमान स्थिति एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। हमें आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय दृष्टि से सामने आ रहे गंभीर खतरों के प्रति सचेत किया जाता है। इस रिपोर्ट का निर्माण कौन करता है? तो WWPA के द्वारा आपके विश्व जल विकास रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। WWDR का प्रकाशन इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। आता है क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी कि UNGA ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, यानी कि ग्लेशियल कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है। और ये वर्ष हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्यवाही के दशक यानी कि 2025 से 34 की शुरुआत भी इसमें की गई है, जिसमें यूनेस्को को प्रमुख एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है? तो हिमनद संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, यानी कि ग्लेशियल कंजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर फॉर ग्लेशियल कंजर्वेशन घोषित किया है। फिर आपसे एक स्टेटमेंट दे देगा कि हिममंडलीय विज्ञान हेतु कार्यवाही का दशक कब से कब तक है। तो जो भी हिममंडल होता है, यानी कि अब क्या मैं हिममंडल को अभी बोल नहीं पाऊंगा कुछ, ठीक है। तो ये तो आप बता दोगे कि 2025 से 34 तक जो है इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन इसमें अगर पूछा जाएगा कि प्रमुख एजेंसी यानी कि मेन एजेंसी कौन था? यूनेस्को याद रखिएगा, ठीक है ना, कुछ और मत लगा दीजिएगा। तो यूनेस्को जो है इसमें मेन एजेंसी है। जलवायु परिवर्तन और हिमनदों का संकट क्या देखा जा रहा है? कह रहा है कि एंडीज हिमनद की अगर बात करें, यानी कि एंडीज पर ग्लेशियर जो है तो 1980 से 30 से 50% तक सिकुड़ गए हैं, मतलब कुल मिलाकर के गल गए हैं। अमेजन नदी 50% तक, और अमेजन नदी के 50% जल का स्रोत है ये एंडीज का जो ग्लेशियर है। अफ्रीका का एकमात्र उष्णकटिबंधीय हिमनद जो है माउंट केन्या रवेंजोरी में पड़ता है, किलिमंजारो। याद कर लेना यार, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब जो भी वहाँ का ट्रॉपिकल ग्लेशियर है वो माउंट केन्या में पड़ता है। अब
खेन जोरी या रवेन जोरी लिखा है, पता नहीं एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा यार। तो खेन जोरी नहीं, रवेन जोरी लिखा है, रवेन जोरी किलिमंजारो में। इसके बारे में कहा जा रहा है कि 2040 तक ये समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। रवेन जोरी जो है एकमात्र अफ्रीका का ट्रॉपिकल ग्लेशियर है, याद कर लो। वहीं हिंदकुश कराकोरम हिमालय के बारे में बात करेंगे तो ये तीसरा ध्रुव यानी कि थर्ड पोल कहा जाता है। 2100 तक 2100 तक 50% जो है यहाँ के भी जो ग्लेशियर्स हैं उनके हानि का अनुमान लगाया जा रहा है। पानी की उपलब्धता और संकट के ऊपर ये रिपोर्ट बताती है कृषि 72% जल का उपयोग करती है, औद्योगिक में 15%, इंडस्ट्रीज में और घरेलू में डोमेस्टिक रूप से 13% यूज़ होता है। ये सब मेंस में लिखने के पॉइंट्स हैं, इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट या तो ले लीजिए, ठीक है। वर्ष 2000 से लेकर के 2021 के बीच जल की वैश्विक मांग में 14% की वृद्धि हो गई है। इसका मुख्य कारण क्या है कि शहरीकरण है, आर्थिक विकास के कारण है। लोग एकदम सबमर्सिबल करा रहे हैं घर में और पूरा घर धुल डाल रहे हैं, ठीक है, घर धुल जा रहे हैं, सड़क धुल डाल रहे हैं, ठीक है। उनको जैसे पढ़े लिखे इतने मूर्ख हो चुके हैं देश में कि उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि सस्टेनेबल यूज़ करें, उतना ही प्रयोग करें जितनी ज़रूरत है। घर धुल रहे हैं, पूरा का पूरा 3-4 फ्लोर धुल डालेंगे, और गाड़ी धुल रहे हैं, टायर धुल रहे हैं, 1-1 घंटे तक पानी बहता रह रहा है, नाली धुलने लग रहे हैं उससे। तो ये सब सस्टेनेबल यूज़ नहीं करेंगे तो यही सब आने वाले समय में समस्या तो होगी। ये जानिए कि बस शौचालय में आपको पानी नहीं मिलने वाला, इतना समझ लीजिएगा, जब बदबू करते हुए घूमना पड़ेगा। 3.5 अरब लोगों को सुरक्षित शौचालय उपलब्ध नहीं है, ऐसा भी ये बता रहा है, ठीक है ना। पीने के पानी की पहुंच नहीं है 2.2 अरब लोगों के पास। जलवायु आपदा और अनुकूलन की बात करें तो GLOF यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले 2 सदियों में 12,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। तो आपको बताना है कि हमारे स्टेट जो एक है सिक्किम में, ठीक ना, वहाँ पर जब GLOF की घटना हुई थी तो कौन सी जो झील है या लेक है वो ज़्यादा पानी अपने अंदर रख ली थी, जिस कारण से ये घटनाएं हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर GLOF का जोखिम 2100 तक 3 गुना बढ़ सकता है, ठीक है। अगला आता है बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान। तो ये रिपोर्ट बेसिकली क्या है, जो ये रिपोर्ट है कि बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान, लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टालिटी रिपोर्ट 2024 की रिपोर्ट है। तो अब इसके पीछे जितनी भी न्यूज़ है उसमें लगभग 2024 की ही रिपोर्ट है। तो केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पढ़ दूंगा, बाकी मैं इसमें कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। जैसे ये जो रिपोर्ट है वो आपके 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को दिखाती है और इसमें 52% की गिरावट हुई है। बाकी हम लोग को इसमें कुछ जानना नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो है भारत में अगर बात करें तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में टोटल 70% की गिरावट आई है, ठीक। ये कौन सी रिपोर्ट के अनुसार, तो ये बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान एक रिपोर्ट है उसके अनुसार, ठीक है ना, यानी कि लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी 2024 के अनुसार। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां। ये क्या दिखाता है कि सिप्री जो है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर शीर्षक से जारी रिपोर्ट दिखाता है कि वित्तीय मूल्य के बाजार शस्त्र अंतरणों की मात्रा दिखाते हैं कि कितने रुपए का इधर उधर गया है, ठीक है ना। तो शीर्ष 5 शस्त्र निर्यातक देश कौन कौन से थे कि निर्यात जो करते हैं एक्सपोर्ट, तो अमेरिका करता है, फ्रांस करता है, रूस, चीन और जर्मनी करता है। ये निर्यात कर रहे हैं, अपने ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर खर्चा वाला होता तो शायद 5वें नंबर पर यहाँ भारत होता, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अमेरिका जो है 21% की वृद्धि किया है 2015 से 2024 में। रूस जो है 64% की गिरावट आ गई है, ठीक है। फ्रांस में भी वृद्धि हुई है 11%, ठीक है। शीर्ष 5 आयातक देशों को देखा जाए तो यूक्रेन सबसे ज़्यादा आयात कर रहा है, भारत दूसरे नंबर पर हो गया है। पहले भारत सबसे पहले था, फिर कतर है, फिर सऊदी अरब है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर परेशान कर सकती है कि आपसे अगर पूछेगा कि वर्तमान समय में यानी कि 20 से 24 की अवधि में शीर्ष 5 शस्त्र आयातक देश या सबसे ज़्यादा जो शस्त्र आयात करता है वो कौन सी कंट्री है, तो आप सीधे तपाक से उत्तर दे दोगे कि इस समय वर्तमान में यूक्रेन है और दूसरे नंबर पर भारत है, फिर कतर है, ठीक है। बाकी इसमें हम लोग को जो है हम लोग को और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। चलिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 आता है, किसके द्वारा जारी किया गया है, तो द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है, जो कि अमेरिका स्थित एक थिंक टैंक है, ठीक है। स्मरणीय तथ्य क्या है कि 31वां संस्करण है इसका, 176 देशों के ऊपर जारी हुआ है और सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को अत्याधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है और ये आर्थिक रूप से स्वतंत्र कंट्रीज हैं। जबकि सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है, इसलिए जो भी कंपनीज जाती हैं आपको पता होगा सिंगापुर में ही जाती हैं, ठीक है। तो अब इसमें अलग अलग शामिल हैं कि किसको गैर स्वतंत्र कहेंगे, किसको स्वतंत्र कहेंगे। हम लोग को सीधे देखना है कि भारत, ब्राज़ील और रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल हैं। क्या बोलेंगे, कौन सी श्रेणी है, शायद
अनसेफ वाली श्रेणी में शामिल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत का स्कोर 53 है और मोस्टली अनफ्री यानी कि प्रायः गैर स्वतंत्र वाला स्कोर 50 से 59.9 के मध्य है। तो भारत इसी के मध्य में आ रहा है, 128वां प्राप्त हुआ है भारत को 176 देशों में। ठीक है, फिर आता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है कि किस प्रकार आप सत्ता का रिश्वत ले रहे हैं, गुप्त सौदे कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार करेंगे, व्यवसाय वाले करेंगे या नागरिक करेंगे, सब साथ मिल करके करेंगे। 1993 में एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन के रूप में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल स्थापित हुई थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्थित यह संस्था है जो कि 100 से अधिक कंट्रीज का इस प्रकार से स्कोर करती है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि 30वां संस्करण है ये। सीपीआई का उच्चतम स्कोरिंग क्षेत्र पश्चिमी यूरोप और यूरोपीय संघ है कि यहाँ पर सबसे कम जो है घूस चलती है। न्यूनतम क्या है? उप सहारा रीजन है, यहाँ पर सबसे अधिक घूस चलती है। मतलब मेरे मित्र ने ये भी बताया था कि अगर आप किसी सौदे के अंतर्गत अफ्रीका में जाते हैं और खुलेआम आप घूमते रहते हैं और किसी व्यक्ति ने आपको मतलब कुछ गन वन लगा करके पैसे आपसे मांगे, ठीक है, और आपने देखा कि वहाँ पर पुलिस है, तो पुलिस को आपने बुला दिया, पुलिस आ गई वहाँ पर, वो दोनों भाग गए या जो भी व्यक्ति आपसे पैसे मांग रहे हैं, लेकिन फिर आपसे पुलिस पैसे मांगने लगेगी। ठीक है, फिर आपसे वो कहेगी बटुआ दो, बड़ी नोट मुझे दो। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है। ठीक है, तो जो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? तो डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन, सिंगापुर, ये 3 कंट्रीज हैं जो सबसे कम भ्रष्टाचार है। ठीक है ना, इनका 1, 2 और 3 रैंक क्रमशः है, डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। वहीं सबसे खराब में दक्षिणी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया हूँ रिसेशन है। 38 अंक के साथ भारत 96 नंबर पर है, यानी कि कुल जो कंट्रीज हैं 100 लगभग, ठीक ना, वहाँ पर भारत को जो है 180, ठीक ना, वहाँ पर भारत को 96 रैंक प्राप्त हुई है 180 कंट्रीज में। ठीक, फिर आता है जलवायु जोखिम सूचकांक यानी कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये क्या दिखाता है कि चरम मौसमी घटनाएं देश या क्षेत्रों में अगर हो रही हैं तो उनके प्रभावों का मूल्यांकन करेंगे। 2006 से ये जारी हो रहा है। एक पर्यावरणीय संगठन है जर्मन वॉच जिसका नाम है, उसके द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक ना, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, तो 2025 में भी जारी किया गया। 1993 से वर्ष 2022 के मध्य कुल 9,400 से अधिक मौसमी घटनाएं हो चुकी हैं। ठीक है, जिसमें 7,65,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और इसमें हानि कितने की हुई है? तो $4.2 ट्रिलियन की हानि हुई है। अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा 2022 में 3 प्रभावित देश कौन थे, जो 2025 वाला डेटा आया है 2022 तक के लिए आया है, तो प्रभावित देशों में सबसे अधिक जो प्रभावित देश है आपका वो है पाकिस्तान, फिर है बेलीज, फिर है इटली। तो इन देशों के नाम याद करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी जलवायु जोखिम सूचकांक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए खराब है कि 2022 का डेटा इसमें जो दिया है 2025 के इंडेक्स में, उसमें पाकिस्तान जो है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में सबसे ज़्यादा मार झेला है, फिर बेलीज और फिर इटली। और अगर शीर्ष 3 प्रभावित देशों की बात की जाए, ठीक है, 1993 से 2022 के बीच में, तो उसमें डोमिनिका, चीन और होंडुरास आता है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं कि रूस यूक्रेन संकट, नया मोड़ आ गया और तनाव बढ़ गया। तो अब ये जितने भी मतलब यहाँ से लगभग 15 से 16 न्यूज़ है, जिसमें कुछ पुरानी न्यूज़ है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट एक लेक्चर बना करके मैं इसको जल्दी से ला दूंगा। लेकिन जो सी और डी और ई पार्ट है वो अभी मैम के द्वारा पढ़ाया गया है, तो वो भी इसी लेक्चर में मर्ज करके आपको दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट वमेंट कर देना यार, ठीक है। बाकी आप लोग से कोई इच्छा नहीं है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं मैम का लेक्चर। मैम आप शुरू करिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र की आई दृष्टि, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो इंटरनेशनल न्यूज़ का एक पार्ट है जिसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी इंटरनेशनल समिट हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनसे संबंधित जो भी न्यूज़ में रहा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली न्यूज़ है 51वां G7 का शिखर सम्मेलन हुआ है 2025 में, ठीक है। कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कनानस्किस, अल्बर्टा में, जो कि कनाडा में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 से 17 जून 2025 के मध्य कनाडा की अध्यक्षता में कनानकिस और अल्बर्टा,
इन दोनों ही जगह पे आयोजन हुआ है 91 G7 शिखर सम्मेलन का। ठीक है, तो यहाँ पे कनाडा जो है उसने 2025 में अध्यक्षता की है G7 की। इससे पहले ये अध्यक्षता जो थी वो इटली के पास थी। ठीक है, तो इटली से ट्रांसफ़र हुई है कनाडा के पास। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा PM, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में प्रेसिडेंट करके पूछ लेता है और वो ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री PM मार्क कार्नी है, मार्क कार्नी। इन्होंने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। जो G7 के 7 सदस्य हैं, जैसे कि नाम में है G7, तो 7 जो 7 सदस्य हैं इनके नेता और इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन यानी EU के 2 मेंबर्स, एक उनके काउंसिल परिषद के अध्यक्ष और आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, तो परिषद के अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो है उर्सुला वॉन डेर लेन। इन दोनों ने भी एक्स्ट्रा मेंबर्स के रूप में प्रतिभाग किया था। ठीक है, G7 के अध्यक्ष के रूप में कनाडा जो है उन्होंने आमंत्रित किया था भारत को। ठीक है, भारत के अलावा कुछ और 6 देश हैं जिनको आमंत्रण भेजा गया था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन। ठीक है, ये सभी देश भी आमंत्रित थे। ये मेंबर्स नहीं हैं G7 के, लेकिन इनको ऑब्जर्वर कैटेगरी में या गेस्ट मेंबर के रूप में बुलाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से देश हैं? तो पहले तो अपना भारत है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको आता है, मैक्सिको, साथ ही साउथ अफ्रीका आता है, साउथ कोरिया आता है, साउथ कोरिया, और साथ ही यूक्रेन। अभी ये 6 मेंबर्स यदि आपको याद नहीं हो पा रहे हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमेशा एक मैप विजुअलाइज करना चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं वो तो हम लोग देखेंगे ही। उसके अलावा किसको आमंत्रण किया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ब्राज़ील के साथ याद रखिए मैक्सिको, दोनों आसपास की कंट्री है। फिर अफ्रीका हो गया, अफ्रीका में भी दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका को, उसके बाद दक्षिण कोरिया को बुलाया गया है, दक्षिण कोरिया को, और साथ ही यूक्रेन को भी। ठीक है, इसके बाद इस शिखर सम्मेलन के जो सदस्य हैं इन्होंने एक चार्टर अपनाया है जिसका नाम है कनानकिस वाइल्ड फायर। तो जंगलों में जो भी आग लगती है इसको रोकने, इससे लड़ने के लिए और पुनः निर्माण के सहयोग करने के लिए एक पहल जो है वो शुरू की गई है। इसके अलावा भी कुछ पहल हुई है, जैसे कि जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं हमारे, क्रिटिकल मिनरल्स, उनके लिए भी एक चार्टर लाया गया है। ठीक है, एक एक्शन प्लान लाया गया है जिससे सभी को जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं हमारे, जो कि सेमीकंडक्टर या बैटरी बनाने के काम आते हैं, तो इसकी उपलब्धता जो है वो सभी देशों को हो सके। इसके साथ ही स्मगलिंग के लिए भी चार्टर लाया गया है कि किस तरह से स्मगलिंग को रोका जाए एक देश से दूसरे देश के बीच में। जो ड्रग्स की या फिर हवाला मनी जो होती है, इसकी जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए भी काउंटर एक्शन के प्लान बनाए गए हैं। ठीक है, अभी G7 के बारे में बात कर लेते हैं। तो G7 के जो मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं, और सारे जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलप्ड इकोनॉमी जो है वो है। कौन कौन से हैं? तो USA है, USA के ऊपर कनाडा है। ठीक है, इसके साथ ही आता है UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सभी एक जगह। ठीक है, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, और साथ ही जापान। ठीक है, ये सभी क्या हैं? G7 के अध्यक्ष मेंबर्स हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है ये है तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस है, ओशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ओशन से संबंधित कुछ एक रेखा चित्र तैयार किया गया होगा, कोई एक आउटलाइन तैयार किया गया। कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है 9 से 13 जून के बीच में। तीसरा यानी कि 3rd एडिशन है इसका। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है वो नीस, फ्रांस में आयोजित किया गया है। ये सम्मेलन जो है वो संयुक्त रूप से, आप जितने भी सम्मेलन देखेंगे इसके, वो सभी संयुक्त रूप से आयोजित किए गए हैं। तो फ्रांस और कोस्टा रिका ने मिलके किया है इसको। फ्रांस और कोस्टा रिका ने मिलके किया है। कहाँ किया है? तो नीस, फ्रांस में किया है। ठीक है, इसका एक विषय भी है, तो जो सब्जेक्ट है या थीम है
वो है महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी यूज द ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है ओशन से लेकर। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्लियर है एकदम, सतत विकास के लिए महासागर, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना या फिर सतत रूप से उसका प्रयोग करना। इसके अलावा हमारा एक सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 14 नंबर का, उसमें आता है जल के नीचे के जीवन। ठीक है, तो एक्वेटिक लाइफ बिलो वाटर। तो इनके समर्थन के लिए जो अन्य तरीके या फिर साधनों की पहचान करनी होगी, मतलब कि SDG 14 को हमें प्रोमोट करना है। ठीक है, अगर हम पहले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की बात करें तो पहली बार 2017 में हुआ था ये। स्वीडन और फिजी ने मिलकर सहयोग किया था और न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा 2 लोग मिलके इसका जो मेज़बानी है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वीडन और फिजी, और कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। दूसरा जो हुआ था 2022 में हुआ था, 17 से 22 में हुआ था सीधा। ठीक है, पुर्तगाल और कीनिया ने मिलके किया था और लिस्बन पुर्तगाल में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा। जो तीसरा संयुक्त महासागर सम्मेलन है इसमें भारत की ओर से गए थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने क्या क्या किया? तो इन्होंने डीप ओशन मिशन जिसका नाम है समुद्रयान इस परियोजना के बारे में लोगों को बताया। तो इसके तहत भारत क्या कर रहा है, 2026 तक पहली मानव युक्त पनडुब्बी तैनात करने की उम्मीद रखा हुआ है। ठीक है, तो 2026 तक भारत की पहली जो एक मैन एडेड एक तरह सबमरीन है उसको तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही एक एकल उपयोग प्लास्टिक को प्रतिबंध कर दिया है। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, इससे ओशन में भी प्रॉब्लम हो रही थी, महासागर में भी जो कचरा था वो ज़्यादा जा रहा था, तो इसको भी बंद कर दिया गया है। तो इसके बारे में बताएं। इसके साथ ही जो हम लोग अपने ओशन की अर्थव्यवस्था इकॉनमी है उसको $80 बिलियन का बनाने की परियोजना के लिए प्रगति में है, एक रेखांकित तैयार कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया इस सम्मेलन में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस सम्मेलन का आउटकम क्या हुआ, तो यहाँ पे एक परिणाम निकला जिसका नाम था हमारा महासागर हमारा भविष्य, त्वरित कार्रवाई के लिए एकजुट। ये एक घोषणा पत्र डिक्लेरेशन जो है वो सबके द्वारा साइन किया गया। तो इंग्लिश में है आर ओशन आर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर अर्जेंट एक्शन। ठीक है, तो इसको तैयार किया गया एक डिक्लेरेशन। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसका नाम है IBCA। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसकी पहली बैठक हुई है। पहली बैठक है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इतनी भी कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे 16 जून 2025 को इसकी पहली बैठक हुई है। कहाँ हुई है? नई दिल्ली भारत में हुई है। भारत जो है वो इसका मतलब इस IBCA का मुख्यालय जो है वो भी भारत में है और भारत ने ही प्रमोट किया था IBCA का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा किया गया था। 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने इसमें भाग लिया था, जिसमें है भूटान, कंबोडिया, स्ताविनी, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान। ठीक है, अगर एक इसमें से कुछ नाम मिस भी हो जाते हैं आपसे तो परेशान मत होइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे होता क्या है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा हुई थी और ये एक नोडल संगठन है। ठीक है, तो ये एक मेन संगठन का एक काइंड ऑफ उप संगठन है जिसमें आता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, तो एक ट्रिब्यूनल है जो कि बाघ का संरक्षण करते हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके माध्यम से एक नोडल एजेंसी बनाई गई जिसका नाम है IBCA। ठीक है, IBCA में 95 रेंज देश आते हैं, इनका पूरा संगठन है और 7 बिग कैट के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं। 7 बिग कैट कौन कौन सी है? तो एक है बाघ, एक है शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। ठीक है, ये सभी क्या हैं? बिग कैट अलायंस में आते हैं, बिग कैट्स कही जाती हैं और एक संरक्षण की ज़रूरत है इनको क्योंकि ये इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो रही हैं या फिर इनकी संख्या जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या क्या आते हैं। बाघ आता है, शेर आता है, तेंदुआ आता है, हिम तेंदुआ आता है, चीता आता है, जगुआर आता है और प्यूमा आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है IISS संग्रीला संवाद जो है 2025 में इसका आयोजन किया गया, तो संग्रीला डायलॉग इसको कहा जाता है। संग्रीला संवाद जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी कि एशिया पैसिफिक रीजन का एक प्रमुख सुरक्षा संविधान संवाद शिखर सम्मेलन है। ठीक है, तो ये सुरक्षा यानी कि सेफ्टी से रिलेटेड है, सेफ्टी से या डिफेंस से रिलेटेड है संग्रीला डायलॉग। इसका जो आयोजन है वो अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान IISS सिंगापुर के द्वारा किया गया। ठीक है, और इसमें विभिन्न देशों के रक्षा मंत्री या फिर सैन्य जो प्रमुख होते हैं वो लोग शामिल हुए थे। तो इसमें 40 देशों के नेता जो हैं वो शामिल हुए हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जो है इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। 2025 में जो सम्मेलन का थीम है वो एक तरह से है शक्ति का संतुलन करना, सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा। इसके साथ ही स्वदेशी रक्षा क्षमताओं जैसे विषयों पर केंद्रित रहा है। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्माताओं के विचारों का आदान प्रदान भी कराया गया है संग्रीला डायलॉग में। ठीक है, तो बेसिकली फोकस कहाँ है? डिफेंस में, डिफेंस। ठीक है, और भारत के CDS जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है हमारा एशियाई उत्पादकता संगठन APO। ठीक है, तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की 67th एडिशन है। प्रबंध निकाय का बैठक हुआ है 2025। इसको मैं मीडियम न्यूज़ में रखूँगी, कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ खास बातें हैं उसको याद कर लेते हैं। तो मीडियम न्यूज़ है ये हमारी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट वर्ष यानी कि 25-26 के कार्यकाल के लिए भारत ने इसकी अध्यक्षता जो है वो स्वीकार की है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो सदस्य हैं वो 21 मेंबर्स जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, उत्पादकता संगठन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि उत्पादकता से संबंधित जो भी सर्वोच्च निर्णय होता है उसका ये एक प्रकार का प्राधिकरण है, एक ट्रिब्यूनल है। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट है आसियान शिखर सम्मेलन 2025। तो यहाँ पे आसियान शिखर सम्मेलन का ये 46th एडिशन है। ठीक है, 26 मई 2025 को इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया है। इसका मुख्य विषय क्या है? समावेशीपन और स्थिरता, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इसकी अध्यक्षता की है और यहाँ पे एक घोषणा पत्र लाया गया है जिसका नाम है आसियान 2045। तो एक विजन जैसा है, 45 का रखा गया है, आर शेयर्ड फ्यूचर। तो ये डिक्लेरेशन जो है ये साइन किया गया है। ठीक है, तो एक साझा विजन बनाया गया है 2045 के लिए। आसियान कंट्रीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो है वो इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और इसका मुख्यालय जो है वो है जकार्ता इंडोनेशिया में। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे? तो इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, मलेशिया है, वियतनाम है, ब्रुनई है, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। तो यहाँ पे मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये है हमारा इंडिया के बगल में आ जाएगा म्यांमार से के बाद यहाँ पे थाईलैंड ग्रीन कलर से दिखाया गया है, फिर लाओस है, फिर वियतनाम है, फिर यहाँ पे आता है कंबोडिया, इसके नीचे यहाँ पे आता है मलेशिया, फिर ये सिंगापुर और इंडोनेशिया, ब्रुनई और यहाँ पे ऊपर आता है फिलीपींस। ये सभी देश मिल के बनाते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम लोग आसियान कहते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो है जकार्ता इंडोनेशिया। इसके अलावा ऐसी बात कही जा रही है कि संभावित है कि 11वां मेंबर जो है वो तिमोर लेस्ते बनने वाला है और ये जो है ये वाली जो आसियान की बैठक हुई है इसमें ये पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित है, यानी कि ऑब्जर्वर कैटेगरी में इसको रखा गया था। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है ये है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसको आयोरा कहा जाता है। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसकी बैठक हुई है 2025 में। 24वां एडिशन है, कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इसकी मेज़बानी श्रीलंका ने किया है, श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ द्वारा किया गया है। इसका विषय जो है, थीम है, वो है भविष्य की पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। ठीक है,
2025 से 27 के बीच में आयोरा की जो अध्यक्षता है वो भारत संभालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो है ये एक प्रकार की साझेदारी है जिसमें इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक मंच बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है उसकी सेफ्टी के लिए, वहाँ पे शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, समृद्धि रहे, इसके लिए एक एसोसिएशन बनाया गया है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 1997 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है ये है एबिन मॉरिशस में। ठीक है, एबिन मॉरिशस में इसका मुख्यालय है। इसमें 23 देश हैं और ये सभी देश जो हैं वो कहीं ना कहीं हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पैसिफिक ओशन के आसपास के, पैसिफिक ओशन। इसका सदस्य भारत भी है। ठीक है, और भारत जो है वो 25 से 27 तक आयोरा की अध्यक्षता संभालेगा। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी कि COP 16 जो है इसका विस्तारित सत्र हुआ है रोम 2025 में। विस्तारित सत्र का मतलब क्या है कि इसका सत्र पहले भी हो चुका है। ठीक है, एक सेशन पहले हो चुका है लेकिन उसमें सारी बातें नहीं हो पाई थी या फिर किसी परिणाम पे नहीं पहुंच पाए थे, तो इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो लाया गया है रोम 2025 में। ठीक है, तो इससे पहले इसकी जो बैठक है वो अक्टूबर-नवंबर के बीच में 2024 में हुई थी, जिसको हम लोग COP 16 कहते हैं और ये हुआ है कोलंबिया में, कोलंबिया के काली में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे जो प्रमुख मुद्दे थे उसमें सहमति नहीं बन पाई थी, तो इसके लिए एक विस्तारित सत्र बुलाया गया 25 से 27 फरवरी के बीच में। ठीक है, ये हुआ कहाँ पे है, तो इटली में रोम में स्थित जो खाद्य और कृषि संगठन है, जो हमारा FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन, इसके मुख्यालय में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्य इसका उद्देश्य था वो है जैव विविधता की रणनीति और कार्य योजना, और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का एक प्रॉपर न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ये सभी जो डिस्कशन है वो किया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना, इसका सही तरीके से उपयोग करना, रणनीति बनाना, कार्य योजना बनाना, यही था इसका प्रमुख परिणाम। नेक्स्ट है यहाँ पे 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024। तो ये 2024 की न्यूज़ है। 18-19 नवंबर के बीच में यहाँ पे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता ब्राज़ील ने की है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्राज़ील ने इसकी अध्यक्षता की है और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। इसकी जो थीम थी, मतलब 2024 की जो थीम थी वो था एक न्याय संगत विश्व और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण। ठीक है, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक है, तो यहाँ पे G20 के 19 सदस्य देश हैं। ठीक है, 2 और सदस्य क्षेत्रीय गुट हैं, मतलब एक आता है अफ्रीकन यूनियन और एक आता है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन जो था उन्होंने इसकी सदस्यता प्राप्त की थी 2023 में। ठीक है, तो जब भारत में इसका आयोजन हुआ था 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन, तो उस टाइम अफ्रीका यूनियन जो था वो इसका एक सदस्य बन गया था। 19वें G20 शिखर सम्मेलन का जब उद्घाटन समारोह था उस टाइम पे ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने एक भूख और गरीबी के विरुद्ध वैश्विक गठबंधन, ठीक है, तो इनका जो थीम है वो तो मैंने आपको बता दिया, बाकी जो इनका फोकस था वो था भूख और गरीबी के विरुद्ध एक वैश्विक गठबंधन तैयार करना। ठीक है, तो हंगर और पॉवर्टी के लिए, इसके लिए कई देश इसमें शामिल हुए हैं। 82 देशों सहित एक गठबंधन तैयार किया गया है जिसके 148 संस्थापक सदस्य हैं। अब ये डेटा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा एक डेटा दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व में 2024 में कुल 733 मिलियन लोग जो हैं वो अल्प पोषित हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भूख और गरीबी जो है इसके कारण से काफ़ी लोग पीड़ित हैं। ठीक है, तो इनका जो फोकस है वो इस तरह से भी है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के लिए भी इन्होंने एक वैश्विक पहल जो है वो शुरू की है। G20 जो 19वां एडिशन हुआ है इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और भारत के जो शेरपा हैं वो हैं अमिताभ कांत।
तो यहाँ पे ये दोनों ही डेटा जो है इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 19वें G20 शिखर सम्मेलन का जो अंत हुआ है उसमें एक डिक्लेरेशन साइन किया गया है जिसका नाम है G20 रियो डी जेनेरियो लीडर्स डिक्लेरेशन। ठीक है, लीडर्स डिक्लेरेशन, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन जो 2025 में आयोजित होने वाला है। इसकी अध्यक्षता करेगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका जो है वो इसकी अध्यक्षता करेगा और ये लगातार तीसरी बार है जब कोई ब्रिक्स देश G20 का अध्यक्ष बन रहा है। ठीक है, तो पहले भारत बना, उसके बाद फिर ब्राज़ील और अब दक्षिण अफ्रीका बनने जा रहा है। और इसका जो थीम होने वाला है वो है एकजुटता, समानता और सतत विकास को बढ़ावा देना। तो फॉस्टरिंग सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये थीम होने वाला है जो हमारी 2025 का G20 का सम्मेलन होगा। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है COP29। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन होता है उसके साथ एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है वो जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आप लोगों को कई बार जो भी UN का सम्मेलन हो रहा है उसमें COP जो है वो अलग अलग एडिशन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वाला जो है वो है COP29 और ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, UNFCCC कहा जाता है इसको। 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बाकू अजरबैजान में हुआ है। कब हुआ है? तो 11 से 24 नवंबर के बीच में हुआ है। इसकी जो अध्यक्षता है वो है मुख्तार बाबायेव के द्वारा की गई है। COP29 में अजरबैजान की अध्यक्षता में एक घोषणा की गई जिसका नाम है बाकू वित्त लक्ष्य। ठीक है, तो बाकू फाइनेंस गोल, इसकी घोषणा की गई है। इसके तहत जो भी अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जलवायु कार्रवाई के लिए प्रति वर्ष $1.3 ट्रिलियन धनराशि जो है वो प्रदान की जाएगी। ठीक है, जिससे इनके क्योंकि विकासशील देश हैं तो अभी इतने डेवलप्ड तो है नहीं, इतने पैसे और इतने फाइनेंस भी नहीं है इनके पास, तो ये जलवायु जो कार्रवाई है, क्लाइमेट चेंज है, उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस की कमी होने की वजह से, इसलिए इनको फाइनेंस दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? $1.3 ट्रिलियन दिया जाएगा। इसके साथ ही एक हानि और क्षति कोष भी बनाया जाएगा, इसका भी संचालन किया जाएगा। लॉस एंड डैमेज फंड बनाया जाएगा। भारत की ओर से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री जिनका नाम है कीर्तिवर्धन सिंह, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। अगर हम COP30 की बात करें तो अगले वर्ष, मतलब 2024 में ये हुआ है 29वां, तो इसका अगला वर्ष यानी कि इस वर्ष 2025 में ब्राज़ील जो है वो इसकी अध्यक्षता करेगा। तो ब्राज़ील जो है वो प्रस्तावित हो रखा है इसकी अध्यक्षता करने के लिए COP30 की। नेक्स्ट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024। ठीक है, तो 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य कजान रूस में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका जो थीम था वो था न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। ठीक है, तो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट सिक्योरिटी, ये किया गया है। रूस ने इसकी अध्यक्षता की है और रूस के कजान में इसका आयोजन हुआ है। ये पहली बैठक है जिसमें जो विस्तारित सदस्य हैं वो भी शामिल हुए हैं। तो 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में 4 सदस्य देश शामिल हुए थे। कौन कौन से? तो मिस्र हुआ था, इथोपिया हुआ था, ईरान हुआ था और UAE हुआ था। ठीक है, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सऊदी अरब जो था उसको आमंत्रण किया गया था, लेकिन उन्होंने आमंत्रण जो है वो स्वीकार नहीं किया है। इसके साथ ही अर्जेंटीना ने भी स्वीकार नहीं किया है, तो इन दोनों लोगों ने अस्वीकार कर दिया है सम्मेलन में पार्ट लेना। कौन है? सऊदी अरब और इसके साथ ही अर्जेंटीना। जो देश शामिल हुए हैं उनके कौन कौन रिप्रेजेंटेटिव हैं ये देख लेते हैं। तो ब्राज़ील से लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा जो कि राष्ट्रपति हैं, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग लिया इन्होंने। रूस के व्लादिमीर पुतिन जो कि राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं। मिस्र के अब्देल फतेह अल सीसी राष्ट्रपति हैं। इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। इसके अलावा अतिथि के रूप में आमंत्रण हुए थे तो नाटो के सदस्य देश
तुर्की पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में इन्होंने भाग लिया है। और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरस ये भी अतिथि के रूप में आए थे। तो यहाँ पे हर सम्मेलन का जो समापन होता है वो एक डिक्लेरेशन के साथ होता है। यहाँ पे हुआ है कजान घोषणा पत्र, ठीक है, कजान डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया गया है। और इस घोषणा पत्र में 18 अगस्त को ब्रिक्स भूगोलवेत्ता दिवस यानी कि ब्रिक्स जोग्राफर्स डे के रूप में स्थापित करने का जो पहल है उसको स्वागत किया गया है, ठीक है। तो 18 अगस्त को किस रूप में मनाया जाएगा? ब्रिक्स जोग्राफर्स दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही एक नई कैटेगरी भी लॉन्च की जा रही है पार्टनर स्टेट्स की। तो ये जो पार्टनर स्टेट्स होंगे ये पूर्ण सदस्य नहीं होंगे। 13 स्टेट्स को पार्टनर का दर्जा दिया जाने वाला है। अब ये 13 स्टेट्स नहीं, सॉरी 13 देश। तो 13 देश जो है बहुत ज़्यादा नंबर हैं। इनका एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अल्जीरिया है, बेलारूस है, बोलीविया है, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा और उज़्बेकिस्तान और लास्ट में है वियतनाम, ठीक है। तो ये सभी अगर आपको याद हो पा रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं तो कुछ खास मुझे नहीं लगता है इम्पॉर्टेंट है। 13 कंट्रीज़ हैं, इनको अस्थायी सदस्य का रूप दिया जाएगा, ठीक है। वर्ष 2025 के लिए ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है ये ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। तो ब्राज़ील में एक और सम्मेलन होने वाला है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भी ब्राज़ील के पास ही है। तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। 22 से 23 अक्टूबर के बीच में रूस का दौरा किया था इन्होंने। दम्मू रवि जो कि सचिव हैं आर्थिक मामले के, ये भारत के शेरपा थे। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के मध्य पिछले 5 वर्षों में आयोजित ये पहली औपचारिक द्विपक्षीय बैठक थी। ब्रिक्स जो है ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसके पूर्ण सदस्य जो हैं वो 11 देश हैं। कौन कौन से हैं? ब्राज़ील है, नाम से जैसे पता चल रहा है, ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। ये सभी जो हैं 11 देश इसके सदस्य हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्रिक्स का फॉर्मेशन ईयर कौन सा है, ठीक है। तो पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये था सिर्फ ब्रिक, बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। तो कब ऐड हुआ था ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय समिट्स है, कॉन्फ्रेंसेस हैं या ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद हम लोगों का डी सेक्शन शुरू होगा जो है अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन। तो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में जो हमारी पहली खबर है वो है ली जे म्यूंग जो है, इनको दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति बनाया गया, ठीक है। तो इससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे यून सुक योल पर महाभियोग चला था, ठीक है। तो इम्पीचमेंट चलाया गया था। उसके बाद ली जे म्यूंग जो है वो साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है एंथनी एल्बनीज, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हुए हैं और इन्होंने दूसरी बार जीत हासिल की है, ठीक है। तो लगातार दूसरी बार ये सत्ता में आए हैं, एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट है करोल नवरोकी, ये पोलैंड के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। पोलैंड के नए राष्ट्रपति करोल नवरोकी। नेक्स्ट है जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मेर्जे, ठीक है। फ्रेडरिक मेर्ज ये जर्मनी के नए चांसलर बने हैं, ठीक है। तो फ्रेडरिक का नाम आप याद कर सकते हैं, जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बने हैं, मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो थे। उस टाइम पे भारत के साथ कनाडा के रिलेशन जो थे वो अच्छे नहीं रहे हैं। तो अब लिबरल पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जीत गया है और कार्नी जो है वो नए नेता बने हैं। तो अभी तक तो कनाडा के साथ सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो मार्क कार्नी जो है वो कनाडा के नए पीएम बने हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, तो यहाँ पे 60वां राष्ट्रपति जो है इसका चुनाव हुआ है। 4 वर्ष के लिए ये चुनाव जो है प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है। और यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी जेडी वैंस ये राष्ट्रपति बने हैं और उपराष्ट्रपति बने हैं क्रमशः, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति और जेडी वैंस जो हैं उपराष्ट्रपति पद पे चयन हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने हराया किसको है? तो कमला हैरिस को और टिम वॉल्ट्स को हराया है। ओवल ऑफिस जो है, इनके ऑफिस का नाम जो है, ट्रंप जिस ऑफिस में बैठेंगे उसको कहा जाएगा ओवल ऑफिस। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 45वें राष्ट्रपति थे और अब वो 47वें राष्ट्रपति भी बन गए हैं अमेरिका के। इसके अलावा इतिहास में ये पहले राष्ट्रपति बने हैं जिन पे 2 बार महाभियोग चलाया गया है, ठीक है। 1 दिसंबर 2019 में चलाया गया था, 1 जनवरी 2021 में चलाया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद सीनेट द्वारा इनको बरी कर दिया गया और
ऐसा होने वाले ये प्रथम व्यक्ति बने हैं। इसके साथ ही ये दूसरे सबसे उम्र दराज व्यक्ति बने हैं जो कि राष्ट्रपति बना। इससे पहले बाइडेन जो थे वो सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति बने थे। इनकी उम्र जो है वो 78 साल है। अमेरिकी हाउस की जो प्रतिनिधि सभा है इसमें 6 भारतीय मूल के प्रतिनिधि चुने गए हैं, ठीक है, जिसमें जो नया नाम है वो है सुहास सुब्रमण्यम का। भारतीय मूल के जो प्रतिनिधि हैं इन सबको समोसा कॉकस के नाम से जाना जाता है। यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर। तो कीर स्टारमर ने इस पद पर ऋषि सुनक का स्थान जो है वो ग्रहण किया है। पहले जो प्रधानमंत्री थे इससे पहले वो थे ऋषि सुनक, अब कीर स्टारमर जो हैं वो नए पीएम बन चुके हैं, ठीक है। तो स्टारमर जो हैं वो लेबर पार्टी को बिलोंग करते हैं और ये ब्रिटेन के 58th पीएम बने हैं। इसके साथ ही 2024 का जो चुनाव था उसमें यूके के जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव 2024 का, इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक रूप से 26 भारतीय मूल के व्यक्तियों ने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट है ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान। ये नए ईरान के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है यह है अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ जो है वो है उष्णकटिबंधीय जो तूफान आया उसका नाम है वुटिप, ठीक है। वुटिप कहाँ पे आया है? तो ये कैरोलीन द्वीप समूह में आया है। ये दक्षिण चीन सागर वाला एरिया है। यहाँ पे कैरोलीन द्वीप समूह जो आइलैंड ग्रुप है उसके याप क्षेत्र में आया है ये तूफान। ये जो नाम है ये जापान मौसम विज्ञान के द्वारा दिया गया है, वुटिप नाम दिया गया है इसको, और इस तूफान के कारण चीन में भारी नुकसान हुआ है। दूसरा तूफान है एक सुपर टाइफून है जिसका नाम है यागी, ठीक है। यागी जो है वो फिलीपींस में आया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रशांत क्षेत्र का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो ये भी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है और इससे कुछ देश प्रभावित हुए हैं जैसे कि चीन है, फिलीपींस है, लाओस है, थाईलैंड और म्यांमार, ठीक है। तो यहाँ पे चीन है, फिलीपींस है, लाओस है, थाईलैंड है और म्यांमार है। और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो वियतनाम में देखने को मिला है। वियतनाम का नाम यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इंडिया ने जो ऑपरेशन सद्भाव है इसमें $1 मिलियन की सहायता जो है वियतनाम को भेजी थी, ठीक है। यागी जो है तूफान का नाम है यागी। यागी का अर्थ होता है बकरी, ठीक है, या फिर मकर राशि का जो हमारा नक्षत्र होता है, कॉन्स्टलेशन होता है, इसका जो सिंबल होता है कैप्रिकॉर्नस, ये भी यागी का अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़ का ये सेक्शन जो है ये भी हमारा एंड होता है। इसके बाद है हमारा आर्थिक परिदृश्य, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।